ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम 1251 3 उपद्रवी। जब गया बैलगाड़ी से उतरा तो उसने सिर हिलाकर और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ड्राइवर को धन्यवाद दिया। वह फिर से ग्रिफिन का सामना करने की संभावना से रोमांचित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। गोल्डस्पायर के बाहरी इलाके का हरा भरा जीवंत परिदृश्य आकर्षक और भयावह दोनों था, जिसमें कभी कभी सुनहरे और लाल मेपल के पेड़ साफ सुथरे पत्थर से पक्की सड़कों और साथ साथ बहने वाली शांत नदियों में रंग भर देते थे। ग्रिफिन हाल ही में अधिक आक्रामक हो गए हैं, बैलगाड़ी चालक ने आसमान की ओर एक सतर्क नजर डालते हुए कहा। उन्होंने 2 महीने तक हमला नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वे खोए हुए समय की भरपाई कर रहे हैं। गया ने ड्राइवर के शब्दों पर विचार किया। उसका मन उस ग्रिफिन की ओर चला गया जिसने उसका अपमान किया था। उसने सोचा कि क्या उसकी अनुपस्थिति शांतिपूर्ण अवधि का कारण थी और क्या उसकी वापसी नए हमलों के लिए जिम्मेदार थी। उस जीव के साथ उसकी बातचीत बहुत तीव्र थी, इच्छाशक्ति और शक्ति का टकराव, लेकिन उसने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि ये दूसरों को अपने उद्देश्य के लिए एकजुट कर सकता है। क्या उनके हमलों का कोई कारण है? शायद कुछ मूर्ख सैनिकों या साहसी लोगों ने उनके घोंसलों से परेशानी खड़ी कर दी हो। गया ने पूछा। उसकी आवाज में सहजता थी जिससे मामले में उसकी व्यक्तिगत रुचि छिपी हुई थी। नहीं, ड्राइवर ने उत्तर दिया, पीछे के दृश्य से उसकी ओर देखते हुए। उन इलाकों के आसपास कोई ग्रिफिन घोंसला नहीं है। देवी शेषत के शूरवीरों की गश्त के बावजूद वे जानवर चालाक हैं। रात में हमला करते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं। चतुर वे ग्रिफिन। गया ग्रिफिन की रणनीति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, भले ही उन्होंने परेशानी पैदा की हो। चतुर जीव, उसने अपने शब्दों में सम्मान भरते हुए कहा। ड्राइवर ने उसे उत्सुकता से देखा। और तुम जैसी युवा लड़की यहाँ क्यों आए हो? ये सैर सपाटे का समय नहीं है, खासकर तब जब आसमान में आतंक भरा हो। नोव एल बी JNN। एक जोरदार हंसी के साथ गया ने अपनी चिंता को दूर कर दिया। मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, दुनिया को देखना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ ग्रिफिन मुझे डरा नहीं पाएंगे। उसकी आवाज में मजाक और बहादुरी का मिश्रण था, जो ग्रिफिन के हमलों से पैदा हुए उदास मूड के बिल्कुल विपरीत था। ड्राइवर ने आह भरी, उसके माथे पर झुर्रियां गहरी हो गईं। अगर तुम मुझसे पूछो तो रोमांच के लिए यह बुरा समय है। लेकिन सुरक्षित रहो, लड़की। रात में ये सड़कें माफ नहीं करती। जब बैलगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही और उसे जंगल के किनारे पर छोड़ दिया, तो गया को उत्साह की लहर महसूस हुई। आगे की चुनौतियां कठिन थीं, लेकिन उसके भीतर की देवी ने अपनी ताकत साबित करने के अवसर का आनंद लिया और शायद ऐसा करके ग्रिफिन के साथ अपने रिश्ते को सुधारा। आखिरकार बैलगाड़ी लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र गांव के बाहरी इलाके में रुकी। गांव में साधारण फूस की झोपड़ियां थीं, जिनमें से चिमनियों से धुआं निकलता हुआ साफ आसमान में फैल रहा था। साधारण कपड़े पहने ग्रामीण अपने दैनिक कामों में लगे हुए थे और नए लोगों की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे। बाजार की दुकानों के जीवंत रंग केंद्रीय चौक पर बिखरे हुए थे और स्थानीय लोगों की चहचहाट हवा में गूंज रही थी, जिससे एक जीवंत लेकिन शांतिपूर्ण माहौल बन रहा था। बैलगाड़ी चालक ने चिंता से देखा और गया की ओर देखते हुए सलाह दी, मैं यहीं तक जा सकता हूँ। रात के लिए यहाँ रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा। गया ने क्षितिज पर अपनी निगाहें टिकाते हुए एक तिरस्कारपूर्ण लहर के साथ उत्तर दिया, मैं चिंता की बात समझता हूँ, लेकिन मुझे कई जगहों पर जाना है। तुमने कहा था कि ग्रिफिन के हमले कहाँ हो रहे थे? हार मानकर हंसते हुए चालक ने कहा, तुम बूढ़े खच्चर की तरह जिद्दी हो, है न? हमले यहाँ से लगभग आधे दिन की यात्रा पर हैं, पूर्व की ओर जहाँ जंगल तलहटी से मिलते हैं। धन्यवाद, गया ने उसे सवारी के लिए कुछ सिक्के देते हुए कहा। मुझे शुभकामनाएं दे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी साहसिक भावना चेतावनियों से कम नहीं हुई। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रशंसा और चिंता का मिश्रण था। भाग्य तुम्हारे साथ हो, युवा, और वहां सावधान रहना। बैलगाड़ी चालक को विदा देने के बाद गया उस इलाके में और आगे बढ़ गया जहां हाल ही में हुए ग्रिफिन हमलों के निशान थे। डूबते सूरज ने हरे भरे परिदृश्य पर सुनहरा रंग बिखेर दिया, जो अब जानवरों के हमलों की अराजकता से खराब हो गया था। अगर उस शापित ग्रिफिन का इससे कोई लेना देना है, उसने अपनी आंखों से पेड़ों की चोटी पर नजर घुमाते हुए कहा। वह चाहेगा कि वह फिर कभी मेरे रास्ते में न आए। जब आकाश में अंधेरा छा गया, गया ने पेड़ों के झुरमुट के पास एक सुनसान जगह ढूंढी, जहां संघर्ष के निशान और धरती पर उकेरे गए गहरे पंजे के निशान ग्रिफिन की ताकत की एक ज्वलंत तस्वीर पेश कर रहे थे। उसने एक अस्थायी शिविर स्थापित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह पत्ते की आड़ में छिपी रहे। चलो देखते हैं कि क्या वे पंख वाले जानवर आज रात को दिखाई देने की हिम्मत करते हैं, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें किसी भी हलचल के संकेत के लिए अंधेरे क्षितिज को स्कैन कर रही थीं। रात भर गया सतर्क रहा, उसकी इंद्रियां हल्की सी सरसराहट या असामान्य आवाज के प्रति सजग हो गईं।
चांद, जो अब आसमान में एक छोटा सा टुकड़ा था, बहुत कम रोशनी दे रहा था, जिससे परिदृश्य में डरावनी छायाएं पड़ रही थीं। तनाव के बावजूद गया इन प्राणियों की चालाकी की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। हमला करो और पीछे हटो, है न? आखिर सिर्फ नासमझ जानवर नहीं, उसने अनिच्छा से सम्मान के साथ स्वीकार किया। फिर भी उसका संकल्प अडिग रहा। लेकिन बुद्धिमत्ता तुम्हें राक्षसों की देवी के प्रकोप से नहीं बचा पाएगी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रात की शांति अचानक दूर से आती पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज से बिखर गई, जो हर गुजरते पल के साथ नजदीक आती जा रही थी। गया तनाव में आ गया, उसका हाथ सहज रूप से अपने हथियार की ओर बढ़ रहा था। शो टाइम, उसने फुसफुसाया। जैसे जैसे गया ने खुद को घने पत्तों के बीच छिपाया, उसकी प्रत्याशा बढ़ती गई और साथ ही साथ उसके पंख भी साफ सफाई पर उतर आए। उसे आश्चर्य हुआ कि रात के आसमान से जो आकृतियां उभरी, वे उसके द्वारा अपेक्षित दुर्जय शिकारी नहीं थे, बल्कि 3 छोटे आकार के ग्रिफिन थे, जिनमें से प्रत्येक की विशेषताएं और स्वभाव अलग अलग थे। पहला, कांस्य के किनारों वाले भूरे पंखों वाला एक सतर्क ग्रिफिन, सतर्क आंखों से आसपास का निरीक्षण कर रहा था। दूसरा, गहरे पंखों वाला एक साहसी प्राणी और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक, आत्मविश्वास और अधीरता को दर्शाता था। तीसरा, जिसके पंख भूरे और सफेद रंग के थे, अपने आप में सिकुड़ता हुआ लग रहा था, घबराहट की हवा निकाल रहा था। वे सिर्फ बच्चे हैं, गया ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी शुरुआती निराशा को तोड़ते हुए मनोरंजन का एक संकेत। वे गार्ड कहाँ हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ, साहसी ग्रिफिन ने गुर्राते हुए कहा, उसकी नज़र उनके उतरने के स्थान से दूर गांव पर भूख से टिकी हुई थी। आराम करो, टानिस, सतर्क व्यक्ति ने डांटा, हमें हमला नहीं करना चाहिए। गार्ड घात लगाए बैठे हो सकते हैं। ओह, चुप रहो, ओरिन। तुम कब से इतने डरपोक हो गए? टानिस ने विरोध में अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। शांत हो जाओ, तुम दोनों, डरपोक, जिसे गया ने फ्लीस समझा, ने कहा। क्या होगा अगर हम पकड़े गए? या इससे भी बदतर, चोटिल हो गए? उनकी बहस सुनकर गया ने खुद को रोक नहीं पाया और अपनी सांसों में बुदबुदाया, अरे आजकल के बच्चे अपने बड़ों या सामान्य ज्ञान का सम्मान नहीं करते। टानिस, जो समूह के लिए निर्णय ले रहा था, ने विद्रोही स्वर में कहा, मैं यहाँ सबसे मजबूत हूँ। मैं उन ग्रामीणों और राक्षसों की देवी को दिखा दूंगा कि मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ओरिन ने आह भरी, एक ऐसी आवाज़ जिसमें धैर्य की दुनिया थी। तुम हम सभी को मार डालोगे, बेवकूफ़। फ्लीस ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं राक्षसों का भोजन नहीं बनना चाहता। क्या हम कुछ खरगोश या कुछ और नहीं ढूंढ सकते? अपने शीर्षक के उल्लेख पर गया के कान खड़े हो गए। क्या उस छोटे बदमाश ने अभी राक्षसों की देवी कहा है? उसने अविश्वसनीय रूप से बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखें युवा ग्रिफिन की दिशा में सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए सोचा, वे मेरे बारे में कैसे जानते हैं? और फिर भी मेरी निगरानी में तबाही मचाने की हिम्मत रखते हैं। उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे, जिसमें निराशा और जिज्ञासा का मिश्रण था। जैसे जैसे वह छिपकर सुनती रही, टानिस नामक क्रूर ग्रिफिन ने उनके अंडों की चोरी और उनके जैसे लोगों के शिकार किए जाने के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी दुर्दशा का एक भयावह चित्र सामने आया। यह उन शापित जानवरों को पालने वालों का काम है। वे हमारे अंडों के पीछे पड़े हैं, हमारे रिश्तेदारों को पूरे क्षेत्र में आतंकित कर रहे हैं, टानिस ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में क्रोध और हताशा का मिश्रण था। सावधान रहने वाली ओरिन ने आह भरते हुए कहा, और यह मत भूलिए कि सेशात के शूरवीर हम सभी की रक्षा करते हैं। और हमारी तथाकथित राक्षसों की देवी, वह कहीं नहीं मिलती, अंधेरे के देवता के साथ घूमने में व्यस्त रहती है या कुछ और। ओरिन के शब्दों पर गया अब अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। बेकार, इधर उधर भागना, वह छोटी सी कमीनी, उसने अपनी सांस रोककर फुसफुसाया, मुश्किल से अपनी आवाज को दबाते हुए। आरोप ने उसे जितना स्वीकार करना था, उससे कहीं ज्यादा चुभ दिया, उसके भीतर आग जला दी। डरपोक फ्लीस ने धीरे से कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि हमें भुला दिया गया है। हमें उन लोगों से खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बातचीत ने ग्रिफिन की शिकायतों और ज़रूरत के समय गया की अनुपस्थिति के बारे में उनकी धारणा को उजागर कर दिया। यह उसके कंधों पर रखी गई उम्मीदों और उसके कार्यों की वास्तविकता की कठोर याद दिलाता था, जिसे उसने उन लोगों की आंखों से देखा था, जिनकी रक्षा करने की उसने शपथ ली थी। गया ने अपना सिर हिलाया, अपराधबोध और आक्रोश की बढ़ती लहर को दूर किया। अच्छा, लगता है कि अब रिकॉर्ड को सही करने का समय आ गया है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। दृढ़ संकल्प को बल मिला। ग्रिफिन के शब्दों ने अनजाने में उसके संकल्प की ज्वाला को भड़का दिया था। उसे न केवल अपनी खोज के लिए, बल्कि अपनी देखभाल के तहत प्राणियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। 1252 फिर से बड़े ग्रिफिन से मिलते हुए मैं गाया खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई, खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, लगता है टानिस यहाँ बिल्कुल वही विदूषक है जिसकी हमें अपने सकस के लिए ज़रूरत है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने कवर से बाहर निकल आए, पूरी तरह से जानती थी कि उसके अचानक आने से ग्रिफिन की तिकड़ी में क्या आश्चर्य होगा।
जैसा कि अपेक्षित था, उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया सदमे और आक्रामकता का मिश्रण थी। टानिस ने हमला करने का नेतृत्व किया, उसे आसान लक्ष्य समझकर। पीछे हट जाओ, इंसान। जब हम नाराज होंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। पूरी उम्मीद थी कि उसके शब्द उसे सिर्फ चीख की तरह लगेंगे। बिना किसी परेशानी के और अपनी खास तीखे अंदाज में गया ने जवाब दिया, ओह प्लीज, तुम्हारे बारे में सिर्फ एक ही बात डरावनी है कि तुम खुद को कितना ज्यादा आंकती हो। फेद बॉल। सतर्क ओरिन और डरपोक फ्लीस ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। रुको, क्या उसने अभी जवाब दिया? फ्लीस ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके स्वर में अविश्वास का रंग भर गया। और वह हमें समझती है? वह किस तरह की इंसान है? ओरिन ने भी उतना ही आश्चर्यचकित होकर कहा। इस बीच टानिस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक साधारण इंसान उन्हें समझ सकता है। उसने अपनी छाती फुला ली और अपने पंजे तैयार कर लिए। बस हो गया ये बकवास, तुम हमारे लिए बढ़िया नाश्ता बनाओगी, उसने साहपूर्वक घोषणा की। गया के आत्मविश्वास को अज्ञानता के रूप में गलत समझा। नाश्ता कहे जाने पर गया का मनोरंजन जल्दी ही चिड़चिड़ाहट में बदल गया। सुनो, तुम बड़े हो चुके कबूतर, मैं किसी का नाश्ता नहीं हूं। तुम अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काटने वाले हो, उसने पलटवार किया। अपमान पर उसका गुस्सा भड़क उठा। ग्रिफिन उसकी समझने और जवाब देने की क्षमता से हैरान होकर एक पल के लिए झिझक गए। इस विराम ने गया को अपनी प्रेरणा शुरू करने के लिए आवश्यक अवसर दिया, जिसका उद्देश्य इन युवा गुमराह प्राणियों को अपनी भव्य योजना में अनजाने भागीदार बनाना था। टानिस की दहाड़ रात की हवा में गूंज रही थी, उसका रुख आक्रामक और अडिग था। अगर तुम हमें समझते हो तो हमारे अगले भोजन बनने के लिए खुद को तैयार करो, उसने घोषणा की। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह गया पर टिकी हुई थीं। ओरिन सतर्क आगे बढ़ी, उसकी आवाज में झिझक का एक स्वर था। टानिस रुको, वह दूसरों की तरह नहीं है। कोई भी सामान्य इंसान हमारी भाषा नहीं बोलता, उसने अपने भाई की उग्र योजनाओं में कुछ समझ डालने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी। हाँ टानिस, शायद वह किसी शक्तिशाली सुरक्षा के तहत है। उस पर हमला करना शायद बुद्धिमानी नहीं होगी। फ्लीस ने अपनी चिंताएं भी जोड़ीं, लेकिन टानिस ने अपनी पूंछ हिलाकर उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया, अपनी धारणाओं पर भरोसा करते हुए। उसकी समझ शायद सिर्फ एक चाल, एक औषधि या जादू है। चिंता की कोई बात नहीं है, उसने गया की असली क्षमताओं को कमानते हुए कहा। गया टानिस की नासमझी पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका, उसे उसके अहंकारी खारिज करने में मजा आया। ओह टानिस, तुम्हारा सिर तुम्हारी खाल जितना ही मोटा है। मुझे लगता है कि एक साधारण औषधि मुझे ग्रिफिन बदमाशों की तिकड़ी से बात करने की क्षमता देती है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी हुई थी। फिर भी उसने अपनी दिव्य प्रकृति को प्रकट नहीं करने का फैसला किया, अपनी असली पहचान को एक रहस्य बनाए रखा। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही डांट में बदल गई, क्योंकि गया अब अपनी हताशा को रोक नहीं सका। उसने उन पर चिल्लाया, उनके कार्यों को डांटा। और तुम निर्दोष यात्रियों और ग्रामीणों पर हमला कर रहे हो। अपने से कमजोर लोगों को आतंकित करने में क्या सम्मान है? तुम बेवकूफ गधे हो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी, उसका गुस्सा उनके लापरवाह व्यवहार पर था। गया के गुस्से से अचंभित ग्रिफिन ने भ्रम और आश्चर्य की मुद्रा साझा की। उसके शब्द कठोर होते हुए भी एक तार को छू गए, खासकर ओरिन और फ्लीस के साथ, जिन्होंने हमेशा बिना ज्यादा सोचे समझे टानिस के नेतृत्व का अनुसरण किया था। यात्रियों और गांवों पर तुम्हारे हमले किसी की नज़र से नहीं छूटे हैं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। तुमने अपनी पीठ पर निशाना बना लिया है, यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। संभावित खतरे से गुस्से से भरकर टानिस आगे बढ़ा, उसके पंजे गया की ओर बढ़े। उपद्रवी ग्रिफिन ने सोचा कि वह उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि उसने उन्हें बताया था कि वह किसी कारण से यहाँ आए हैं। लेकिन गया ने तेजी दिखाई, उसने अपनी मजबूत काया को जुटलाते हुए एक शालीनता के साथ साइड स्टेप किया। एक ही झटके में उसने अपनी पीठ से गॉड स्लेयर क्रॉसबो को निकाला, उसके ठंडे काले थूथन को ग्रिफिन की गर्दन पर दबाया। इस ट्रिगर को एक बार दबाओ और ये तुम्हारे लिए खत्म हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। हाँ, तुम्हें लगता है कि वह छोटा सा क्रॉसबो मुझे चोट पहुंचा सकता है? टानिस ने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ में विरोध और मनोरंजन का मिश्रण था। मेरी त्वचा तुम्हारे खिलौनों के लिए बहुत मोटी है। हालांकि ओरिन और फ्लीस इतने खारिजी नहीं थे। उन्होंने हथियार के शाफ्ट पर उकेरे गए धुंधले रून और इसके निर्माण की अप्राकृतिक चिकनाई को देखा था। एक प्राचीन जानवर की कॉलरबोन से गढ़ा गया क्रॉसबो एक ऐसी शक्ति को प्रकट करता था जिसने उनके पंखों के माध्यम से एक आदिम भय पैदा कर दिया था। हालांकि वे क्रॉसबो की उत्पत्ति या उस जानवर के बारे में कुछ नहीं जानते थे जिससे इसे बनाया गया था, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त थी। नीचे उतर जाओ टानिस, ओरिन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें उस भयावह हथियार पर टिकी हुई थीं। हाँ, मूर्ख मत बनो, फ्लीस ने कहा, उसकी आवाज़ में डर था। उस क्रॉसबो में कुछ तो है। गया ने झिझक के पल को भुनाया। देखा, अब हम इतने अजेय नहीं रहे हैं न?
उसने कहा, क्रॉसबो को टानिस पर रखते हुए, लेकिन उसकी नज़र तीनों ग्रिफिन पर घूम रही थी। मैं तुम्हें मारने या तुम्हें नीचे गिराने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए यहाँ हूँ। एक ऐसा सौदा जो आपके लिए आने वाली मुसीबत से बचने का एकमात्र मौका है। टानिस, हालांकि अभी भी गुस्से में था, गया के शब्दों पर झिझका। उसका अभिमान आहत हुआ। उसने गुर्राहट में कहा, हमें एक इंसान पर भरोसा क्यों करना चाहिए? गया ने एक ठंडी, बिना खुशी वाली हंसी निकाली। क्योंकि मेरे अधीर और आवेगी दोस्त, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे बाद आने वाले अगले इंसान सौदे की पेशकश नहीं करेंगे। उसकी चेतावनी की गंभीरता से उसकी आंखें काली पड़ गईं। वे जानवरों को काबू में करने वाले होंगे और वे बात करने की जहमत नहीं उठाएंगे। वे तुम्हें नीचे ले जाएंगे। गुफा की मंद रोशनी में संदेह और जिज्ञासा के मिश्रण से चमकती हुई ओरिन ने आखिरकार तनावपूर्ण चुप्पी तोड़ी। ठीक है, तुम वास्तव में क्या प्रस्ताव दे रही हो? कोने में फ्लीस असहज रूप से हिल गई। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। शायद हमें बस इस सब से दूर उड़ जाना चाहिए। टानिस ने उसे घेर लिया। उसकी आवाज़ सीमित जगह में गूंज रही थी। उड़ जाओ और काया बनो। एक छोटे इंसान से डरने की हिम्मत मत करो, उसने तिरस्कार में कहा, फ्लीस को घूरते हुए। गया अभी भी क्रॉसबो को आराम से पकड़े हुए थी, लेकिन एक तत्परता के साथ जो उसके आत्मविश्वास को बयां कर रही थी। ये एक छोटा इंसान तुम्हारे बचने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। उसका स्वर शांत था, फिर भी दृढ़ संकल्प की एक अंतर्निहित धारा थी। ग्रिफिन चुप हो गए। तनाव स्पष्ट था। ओरिन ने अपने सिर को संदेह से झुकाते हुए आगे कहा, ठीक है, लेकिन तुम क्या प्रस्ताव दे रही हो? ये तुम्हारी बड़ी योजना क्या है? गाया के जवाब देने से पहले टानिस ने व्यंग्य से भरी आवाज में बीच में ही बोल दिया, तुम एक इंसान से कैसे बातचीत कर सकते हो? उसके गुर्राने में अविश्वास और चुनौती का मिश्रण था, जिससे गया को अपना प्रस्ताव पेश करने का मौका मिल गया। टानिस के बीच में बोलने पर गया का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने क्रॉसबो के बोल्ट को ग्रिफिन की मोटी त्वचा में सिर्फ एक बाल की चौड़ाई के बराबर दबाते हुए। चुप रहो, गया ने कहा। आदेश सरल, तीखा था, जिसमें कोई तर्क नहीं था। टानिस अपनी सारी शेखी बघारने के बावजूद चुप हो गया। उसके गले में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई और शब्द नहीं निकल रहा था। ओरिन की ओर देखते हुए, जो इस बातचीत को सावधानी से देख रहा था, गया ने आगे कहा, जानवरों को काबू करने वाले सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा चलो कुछ विकृत खरीदारों को प्यारा और प्यारा रूप दिखाई देता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वे तुम्हें पिंजरे में बंद कर देंगे। तुम्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देंगे। उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। और फिर तुम अपने बाकी दिन किसी के खिलौने की तरह, उनके मनोरंजन के लिए एक खिलौने की तरह बिताओगे। गुफा उसके शब्दों से ठंडी होती जा रही थी। टिमटिमाती परछाइयां पिंजरे की सलाखों की नकल करते हुए विचित्र आकृतियां बना रही थीं। और इनके पंख इस विचार से कांप उठे। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान छा गई। गया की सख्त चेतावनी से उजागर हुई उनकी स्थिति की वास्तविकता समूह पर भारी पड़ गई। टार्निस अभी भी क्रॉसबो की खतरनाक उपस्थिति से दबा हुआ था, अब विद्रोही की तुलना में अधिक विचारशील लग रहा था। पिंजरों और बेचे जाने का उल्लेख एक राग को छूता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी पहले की बहादुरी की जगह उनकी दुर्दशा की गंभीरता का एहसास हुआ। गया द्वारा उनके संभावित भविष्य के भयानक चित्रण से स्पष्ट रूप से हिल गया, अपने पंखों को अपने चारों ओर लपेट लिया, जैसे कि उसके शब्दों की ठंडी वास्तविकता को दूर करना चाहता हो। हम समझ गए, फ्लीस ने अपनी आवाज कांपते हुए कहा। बस हमें खूनी समाधान बताओ, विल तुम। गया इस दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठी, हालांकि उसने इसे गंभीरता के मुखौटे के पीछे छिपा लिया था। वह उन्हें डराना चाहती थी, सच में, लेकिन उन्हें भगाने की हद तक नहीं। आखिरकार वे उसके और माइकल की योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपने अगले शब्दों के वजन को इकट्ठा होने दिया और फिर उन्हें गुफा की तनावपूर्ण हवा में छोड़ दिया। तुम भाग सकते हो, उसने शुरू किया। उसकी नज़र तीनों पर घूम रही थी, लेकिन वे जानवर पकड़ने वाले तुम्हें अंततः पकड़ लेंगे। तुम अपना बाकी जीवन अपने कंधे पर नजर रखते हुए बिताओगे, हमेशा ये सोचते हुए कि वे तुम्हें कब पकड़ेंगे। तुम जानते हो, तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा इनाम है। ग्रिफिन ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। गया के हर शब्द के साथ उनकी स्थिति की वास्तविकता और गहरी होती जा रही थी। लेकिन गया ने कहा, थोड़ा झुकते हुए, जैसे कि कोई रहस्य साझा करना हो, अगर तुम मेरी बात सुनोगे और हमारी योजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत होगे, तो हाँ, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पेच है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। साथ मिलकर हम जानवरों को काबू करने वालों के नेता को मार सकते हैं। यह उन कमीनों से हमेशा के लिए बदला लेने का तुम्हारा मौका है। अध्याय 1253 फिर से बड़े ग्रिफिन से मिलना दो। प्रस्ताव हवा में भारी लटका हुआ था, एक खतरनाक जुआ जो ग्रिफिन से सब कुछ मांगता था। गया के शब्दों को समझते ही उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास छा गया। टानिस सबसे पहले अपने आप को संभाल पाया। उसकी आवाज में आरोप प्रत्यारोप की भरमार थी।
आप उम्मीद करते हैं कि हम बस आत्मसमर्पण कर देंगे उन कमीनों के सामने। अगर आपको लगता है कि हम इस तरह की चालाकी भरी चाल में फंस जाएंगे तो आप पागल हो गए हैं। ओरिन और फ्लीस ने भी अपने सिर जोर से हिलाए। उनका पहले का डर अब गहरे अविश्वास के साथ घुल मिल गया था। जानबूझकर पकड़ा गया। आप हमें जानवर के मुंह में कूदने के लिए कह रहे हैं, ओरिन ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास और गुस्सा था। फ्लीस, जो हमेशा सबसे डरपोक रहा है, ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ स्वीकृति को जोड़ा। यह पागलपन है, उसने फुसफुसाया, पूरी तरह से पागलपन। तीनों के बढ़ते विद्रोह के सामने दृढ़ खड़े होकर गया ने अपने शब्दों को अनुनय की एक ताने बाने में पिरोने की कोशिश की। रणनीतिक लाभ, आश्चर्य का तत्व, उनके साझा दुश्मनों के खिलाफ एक वास्तविक प्रहार का मौका समझाया। फिर भी उसके प्रयासों को संदेह और भय की दीवार से सामना करना पड़ा। ग्रिफिन उसकी दलील से अप्रभावित रहे। जैसे जैसे गतिरोध कम होता गया, अचानक व्यवधान ने तनाव को तोड़ दिया। एक बड़ा ग्रिफिन, एक राजसी चाल और एक तेज नज़र के साथ गुफा की धुंध को चीरता हुआ, अपने आकार को जुटलाते हुए एक शानदार तरीके से उतरा। उसके आगमन की घोषणा एक अनोखी चीख से हुई, जिसने सभी की नज़रें उसकी ओर खींच लीं। तीनों ग्रिफिन, जिनके चेहरे पर श्रद्धा और राहत का मिश्रण था, लगभग एक साथ बुदबुदाए। पिता। बड़े ग्रिफिन की नज़र गया पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों में पहचान की झलक दिखी, एक भावना जो तेजी से हंसी, क्रोध, सदमे और भय के मिश्रण से पीछा करती थी। वह उसे घूरता रहा। उनके बीच खाई की तरह खामोशी फैल गई। फिर उसने आखिरकार बोला। उसकी आवाज़ में एक ऐसा वजन था जिसने हवा को शांत कर दिया। देवी गया। अविश्वास और श्रद्धा के मिश्रण के साथ बोले गए शीर्षक ने छोटे ग्रिफिन को चौंकाकर चुप करा दिया। उनकी नज़रें बड़े ग्रिफिन से हटकर वापस गया पर चली गईं। उसके शब्दों के निहितार्थ धीरे धीरे उन पर हावी होने लगे। यहाँ उनके बीच में न केवल एक इंसान बल्कि एक देवी खड़ी थी जिसके बारे में उन्होंने किंवदंतियों में सुना था, एक अपार शक्ति और रहस्य की आकृति। छोटे ग्रिफिन, जो अभी भी बड़े के रहस्योद्घाटन से चक्कर खा रहे थे, वास्तविकता में बदलाव को मुश्किल से समझ पा रहे थे। क्या वह राक्षसों की देवी है? ओरिन ने पूछा। उसकी आवाज़ में विस्मय और अविश्वास का मिश्रण था, मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर। बड़े ग्रिफिन ने उन्हें एक नज़र भी नहीं बख्शी। उसका ध्यान केवल गया पर था, जो अब अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी। उसकी दिव्य विशेषताओं पर जलन की एक झलक दिखाई दे रही थी। क्या मैंने तुम्हें परेशानी से दूर रहने के लिए नहीं कहा था? उसने पूछा। उसकी तीखी आवाज़ एक ऐसे इतिहास को प्रकट कर रही थी जो इस गुफा, इस क्षण से परे था। गया के भीतर यादें उमड़ पड़ीं, बिना बुलाए और चाकुओं की तरह तीखी। ये वही ग्रिफिन थी जिसने कभी उसे एक अक्षम देवी कहने की हिम्मत की थी, जिसने माइकल, अंधेरे के देवता के साथ उसके संभावित मातृत्व के विचार का मजाक उड़ाया था, जिसे विफलता के लिए अभिशप्त बताया था। एक बार बोले गए ऐसे शब्द आसानी से भूले या माफ नहीं किए जा सकते। ग्रिफिन ने गहरी, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ निकाली जो गुफा में भर गई। मैं मुसीबत से दूर रहना चाहता था, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ में बचाव का संकेत था। तुम्हारी चेतावनी के बाद मैंने सेजस्पायर छोड़ दिया। अपना जीवन शांति से जी रहा था जब तक। वह चुप हो गया। तीनों छोटे ग्रिफिन को कुछ स्नेह के साथ देखा, जब तक कि मैंने इन तीनों को एक परित्यक्त घोंसले में नहीं पाया। रहस्योद्घाटन हवा में लटका हुआ था, एक बम जो सीधे छोटे ग्रिफिन के बीच आ गिरा। टानिस, हमेशा की तरह गुस्से में, खुद को रोक नहीं सका। क्या हम गोद लिए गए हैं? उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ गुफा की दीवारों से गूंज रही थी। हाँ, बड़े ग्रिफिन ने सरलता से उत्तर दिया। उसकी पुष्टि उनके नए पारिवारिक इतिहास के कुंड में एक पत्थर की तरह गिर रही थी। गया अब खुद को रोक नहीं सका। उसके भीतर से हंसी फूट पड़ी। उसके सामने जो दृश्य सामने आ रहा था, उस पर एक वास्तविक मनोरंजन। गोद लिए गए, उसने हंसी के बीच कहा। ओह, ये बहुत बढ़िया है। तुम तीनों इतने गर्वित और उग्र, बस खोई हुई लड़कियों का एक समूह थे जब तक कि इस बूढ़े पक्षी ने तुम्हें नहीं पाया। टानिस, जिसके पंख एक से अधिक तरीकों से उखड़ गए थे, ने बड़े ग्रिफिन को घूर कर देखा। तुमने ये क्यों कहा कि हम गोद लिए गए हैं, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है? उसने शिकायत की। उसकी आवाज़ में चोट और आक्रोश का मिश्रण था। बड़े हुए ग्रिफिन ने मजाक उड़ाया। उसकी चोंच मनोरंजन में मुड़ी हुई थी। और तुमने क्या उम्मीद की थी, टानिस? बैनर और आतिशबाजी के साथ एक भव्य गोद लेने की पार्टी। उसके स्वर में व्यंग्य था। उसे स्पष्ट रूप से यह विचार बेतुका लगा। फ्लीस, जो हमेशा उनमें से सबसे शांत था, ने आह भरी। उसकी आवाज़ कांपती हुई थी जब वह बोल रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, बूढ़े आदमी। अपने डरपोक स्वभाव के बावजूद स्थिति की बेतुकीता ने उसके तीखे आकलन को बाहर निकाल दिया। गया ने और मजाक करने का अवसर पाकर आग में घी डालने से खुद को नहीं रोक पाया। ओह, ये देखो, एक पारिवारिक पुनर्मिलन और एक कॉमेडी शो, सब एक साथ। तुम लोग कमाल हो। उसकी हंसी एक बार फिर गूंजी। गुफा में पल भर के लिए उनकी स्थिति की गंभीरता भूलकर हल्की फुल्की चुहलबाजी शुरू हो गई। लेकिन गंभीरता से उसने खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, इस बूढ़े पंख झाड़ने वाले द्वारा गोद लिया जाना शायद तुम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है।
कम से कम कोई तो तुम पर नजर रख रहा था, भले ही वह भूस्खलन जितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। बड़े ग्रिफिन का व्यवहार एक पल में ही हैरान से सख्त हो गया। उसने तीनों छोटे ग्रिफिन पर गुर्राया, उसकी आवाज गुफा के भीतर गूंज रही थी। और तुम तीनों चुपके से बाहर निकलकर लोगों पर हमला करना, उसे यहाँ खींच लाना, यही वह मुसीबत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। गया ने उसके शब्दों पर नाराजगी जताते हुए नाटकीय ढंग से अपनी आंखें घुमाईं। अब कौन बुरा माता पिता है? हम, उसने जवाब दिया। उनकी बातचीत की गंभीरता के बावजूद उसके होठों पर एक चंचल मुस्कुराहट नाच रही थी। बड़े ग्रिफिन ने एक धीमी, निराश गुर्राहट के साथ जवाब दिया। उसका धैर्य कम होता जा रहा था। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसने पूछा। उसकी नज़र गया पर टिकी हुई थी, मानो वह उसकी अगली चाल को समझने की कोशिश कर रहा हो। गया ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसकी मुस्कुराहट दृढ़ निश्चय में बदल गई। चूंकि तुम इतने जिज्ञासु हो, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ में गंभीरता का लहजा आ गया। मैं उनकी गलती को एक अवसर में बदलने की योजना बना रही हूँ। जानवरों को काबू करने वाले आ रहे हैं और हम इसका फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। ये तीनों, उसने छोटे ग्रिफिन की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे लिए चारा बनेंगे। हमने उन्हें जानबूझकर पकड़ा। बड़े ग्रिफिन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, जो पहले छोटे ग्रिफिन की प्रतिक्रिया को दर्शाती थीं। जानबूझकर? तुम उन्हें पकड़े जाने दोगे? उसने दोहराया, उसके स्वर में अविश्वास का भाव था। हाँ, गया ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं उन्हें बेचे जाने या इससे भी बदतर स्थिति से पहले ही तोड़ दूंगा। और इस अराजकता में हम जानवरों को काबू करने वालों के नेता को मार गिराते हैं। ये जवाबी हमला करने का मौका है, ये संदेश देने का कि सभी शिकार असहाय नहीं होते। इस रहस्योद्घाटन ने बड़े ग्रिफिन को एक पल के लिए अवाक कर दिया। योजना की दुस्साहसता को समझ में आ गया। यह एक खतरनाक जुआ था, जिसने उसके नए पाए गए आरोपों को खतरे में डाल दिया, फिर भी उनकी गरिमा और स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का एक रास्ता प्रदान किया। योजना साहसिक, लापरवाह और शायद काम करने के लिए पर्याप्त पागल थी। छोटे ग्रिफिन अभी भी सामने आ रही योजना से जूझ रहे थे, भ्रम और आशंका के मिश्रण के साथ बड़े की ओर मुड़े। पिता, उसे बताएं कि वह पागल है, टानिस ने विनती की। पिता शब्द अब गोद लेने की मात्र स्वीकृति के बजाय उनके जाली बंधन का प्रमाण है। बड़े ग्रिफिन ने गहरी सांस ली, उसकी निगाह गया और उसके सामने मौजूद तीनों के बीच घूम रही थी। जितना कि वह और मैं एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, उसने शुरू किया, तभी गया ने बीच में ही बात काट दी। एक दूसरे से नफरत करते हैं, ज्यादातर, उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, जो उनके आपसी तिरस्कार की गहराई पर जोर दे रही थी। ग्रिफिन ने उसे घूरा, लेकिन अपनी आवाज को दृढ़ रखते हुए जारी रखा। वह एक देवी है, उसे अपने इरादों या क्षमताओं के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और उसने अपनी आवाज ऊंची की, ये सुनिश्चित करते हुए कि छोटे ग्रिफिन असहमति के अपने बड़बड़ाहट के ऊपर उसे सुन सकें। तुम्हारे कामों ने वास्तव में हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जानवरों को काबू करने वालों के बारे में जानता हूँ, और सच कहूँ तो उसकी योजना तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का हमारा एकमात्र प्रयास हो सकता है। बड़ा ग्रिफिन व्यवहारिक और सतर्क, बिना देखे छलांग लगाने वाला नहीं था। और अगर चीजें खराब हो गईं, उसने जोर दिया, उसका स्वर एक बचाव योजना की मांग कर रहा था, गया की योजना की कसौटी के नीचे एक सुरक्षा जाल। गया ने उसकी चिंता की आवश्यकता को समझते हुए अपने थैले में हाथ डाला और मुट्ठी भर छोटे, जटिल नक्काशीदार ताबीज निकाले। ये एक सूक्ष्म, अलौकिक प्रकाश से चमक रहे थे, माइकल की ओर से उपहार, टेलीपोर्टेशन जादू से भरपूर। घोस्ट, और मैंने इसकी उम्मीद की थी, उसने ग्रिफिन को ताबीज देते हुए कहा। ये तुम्हारे आपातकालीन निकास के रूप में काम आएंगे, उसने समझाया। इन्हें निगल लो और जब समय आए तो खतरे से दूर टेलीपोर्ट करने के लिए उनके जादू को सक्रिय करो। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला बचाव है, इसलिए इसका लाभ उठाओ। बड़े ग्रिफिन ने आलोचनात्मक दृष्टि से ताबीजों की जांच की, फिर सिर हिलाया। उसने जो जीवन रेखा दी थी उसे स्वीकार किया। वह छोटे ग्रिफिन की ओर मुड़ा, गया की सलाह को गंभीरता से बताते हुए, जो उनकी स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती थी। इन्हें निगल लो और यदि आवश्यक हो तो इनका उपयोग करो। ये हमारा अंतिम उपाय है। गया ने अपनी योजना के अंतिम चरणों को स्पष्टता और सटीकता के साथ रेखांकित करते हुए कहा। जब समय आएगा तो तुम अपने पिंजरों से बाहर निकलोगे और बोर्गिन आयरनफिस्ट पर हमला करोगे। उसे नीचे ले जाओ और ताबीजों का उपयोग करके सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करो। मैं वहां से सब कुछ संभाल लूंगा। अध्याय 1254 हत्या की कला। ग्रिफिन को अपनी साहसी योजना में अपनी आगामी भूमिकाओं की गंभीरता को पचाने के लिए छोड़ने के बाद गया ने गोल्डस्पायर शहर में वापस अपना रास्ता बना लिया। उनके साझा क्वार्टर में पहुंचने पर उसने पाया कि माइकल उसकी कीमिया में तल्लीन था, सामग्री की एक श्रृंखला जो उसकी खुली हथेलियों के ऊपर नृत्य कर रही थी। क्या पक रहा है? गया ने चुटकी ली और दरवाजे की चौखट के खिलाफ झुक गई, चिंगारियों को मनगढ़ंत कहानी से उड़ते हुए देखा। एक बीट मिस किए बिना माइकल ने देखा, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी।
बोर्गिन आयरन फिस्ट के खिलाफ हमारे पक्ष में तराजू को टिप देने के लिए बस एक छोटी सी चीज़। अगर यह काम करता है तो वह एक नवजात बिल्ली के बच्चे की तरह कमज़ोर होगा। गया ने चुटकी ली और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठने का रास्ता बना लिया। उसका दिमाग अभी भी दिन की घटनाओं को दोहरा रहा है। ग्रिफिन बोर्ड पर हैं, हालांकि इसमें कुछ आश्वस्त करने वाले और थोड़े से दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उसने शुरू किया। उसका स्वर मनोरंजन और राहत के मिश्रण से युक्त था। माइकल की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने एक पल के लिए अपनी औषधि शराब पीना रोक दिया। दिव्य हस्तक्षेप, हो, ये गंभीर लगता है। सब कुछ योजना के अनुसार होता है। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए आह भरी। ठीक है, ये और अधिक है जैसे मुझे उन पर रैंक खींचना पड़ा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि कौन नीले रंग से बाहर आया है, श्रीमान। मैं अपने पंखों को गंदा करने के लिए बहुत महान हूं, ने अपनी उपस्थिति के साथ हमें अनुग्रहित करने का फैसला किया। आह, बड़े ग्रिफिन, वह बूढ़ा पक्षी अभी भी कैसे फड़फड़ा रहा है? माइकल ने पूछा। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट है। गया ने सूंघा। अभी भी हमेशा की तरह जिद्दी और न्यायपूर्ण। मुझे अपनी पागल योजना पर बुलाया, लेकिन मैंने उन्हें वे टेलीपोर्टेशन ताबीज दिए जो आपने बनाए थे। बस अगर चीजें बगल में चली जाती हैं। माइकल ने सिर हिलाया, अपनी औषधि की ओर मुड़ गया। अच्छी सोच। हमें इस लॉट के साथ जो भी बीमा मिल सकता है उसकी हमें जरूरत है। हाँ, गया ने सहमति व्यक्त की, बिस्तर पर वापस लेट गया और छत की ओर घूर रहा था। यह अब पूरी तरह से तैयार है। बस उम्मीद है कि ये ग्रिफिन बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के योजना से चिपके रह सकते हैं। माइकल, उसके हाथ एक बार फिर औषधि में व्यस्त थे। उसने अपने कंधे पर वापस देखा। आपके साथ उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वे पेंच करने और आपके क्रोध का सामना करने से अधिक डरेंगे जो कुछ भी बोर्गिन आयरन फिस्ट उन पर फेंक सकता है। गया के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान मुड़ी हुई थी। अरे ठीक है, चलो बस आशा करते हैं कि यह उस कमीने को एक या दो खूंटी से नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही सार टिमटिमाती आग की लपटों के ऊपर एक हरे रंग की ग्लोब में जमा हो गया, गया ने माइकल के काम में उत्सुकता से झांकते हुए अपनी नाक को जुरीदार कर दिया। आप इसे निगलने के लिए बोर्गिन को कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? ये फिर से आता है। वह इसे मीलों दूर सूंघ लेगा। माइकल अचंभित रहा। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान खेल रही थी। यही कारण है कि हमें उसे ऐसे वातावरण में खींचने की जरूरत है जो इस औषधि से अधिक बदबू करे। वहां हम इसे वाष्पीकृत कर सकते हैं और उसके पास इसे सांस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। गया ने इस विचार पर विचार किया। उसकी अभिव्यक्ति प्रशंसा और संदेह का मिश्रण थी। चालाक, लेकिन ये हत्या की योजना मिनटों में और अधिक फूलती हुई प्रतीत होती है। माइकल की हंसी कमरे में गूंजती रही, अमीर और खुश। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक हत्या है, सीधी सादी हत्या नहीं है। इसमें एक कला है, एक चालाकी है। वह रुक गया। उसकी निगाह उससे मिली क्योंकि उसने आगे समझाया। ये शिकार के रोमांच के बारे में है, लक्ष्य के दिल पर प्रहार करने के लिए सुरक्षा की परतों के माध्यम से बुनाई की चुनौती। और इसे इस तरह से करना कि यह आपके लिए कोई निशान नहीं छोड़ता है, केवल अफवाहें और इसके मद्देनजर डर। गया पीछे झुक गया, उसके शब्दों को आत्मसात कर लिया। उसकी योजना की पेचीदगियों के लिए एक नई प्रशंसा उसके ऊपर आ गई। जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्राणपोषक। माइकल की मुस्कान चौड़ी हो गई। चुनौती के रोमांच से उसकी आंखें चमक उठीं। ये बिल्ली और चूहे का अंतिम खेल है, और इस खेल में हम सिर्फ कोई बिल्ली नहीं हैं। हम छाया हैं जो अनदेखी चलती हैं, अंधेरे में संदेह की फुसफुसाहट। उनके बीच की हवा ने उनकी साझा साजिश के उत्साह के साथ आरोप लगाया। गया मदद नहीं कर सका, लेकिन माइकल की दृष्टि में खींचा जा सकता था। उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ा, उनकी योजना की जटिलता, सभी पिघलती हुई लग रही थी, केवल पीछा करने के केवल नाड़ी तेज रोमांच को छोड़कर। ठीक है, उसने कहा, उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक। आइए सुनिश्चित करें कि हमारा माउस सीधे हमारे जाल, बदबू और सभी में चलता है। माइकल ने सिर हिलाया। उसका ध्यान औषधि की ओर लौट रहा था। हमारी चालाकी और हमारी तरफ इन ग्रिफिन के साथ, बोर्गिन आयरन फिस्ट को नहीं पता होगा कि उसे क्या मारा। पोषण तैयार होने के साथ माइकल और गया को पता था कि असली चुनौती आगे है। एक ऐसी योजना तैयार करना जो न केवल बोर्गिन आयरन फिस्ट को बाहर निकालेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह अपने जाल के वसंत के लिए सही समय पर सही जगह पर था। बीस्ट टैमस का नेता कोई मूर्ख नहीं था, और उसे अपनी मूल खदान ग्रिफिन से दूर करने के लिए सूक्ष्मता और सरलता दोनों की आवश्यकता होगी। सटीक जानकारी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए माइकल अपने एपीस के लिए पहुंचे, पिंक के साथ जुड़ते हुए उनके तकनीक प्रेमी सहयोगी, जिनके हैकिंग और सूचना एकत्र करने में कौशल अद्वितीय थे। गुलाबी, हमें आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, माइकल ने शुरू किया। उसकी आवाज़ कम और जरूरी है। हमें सेजस्पायर के भीतर एक स्थान खोजें जो इस औषधि की गंध को छिपाने के लिए पर्याप्त है। फिर हमें चारा की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो ग्रिफिन की तुलना में बोर्गिन का ध्यान अधिक आकर्षित करेगा। दुर्लभ जानवर के बारे में सोचें, कुछ अनूठा।
दूसरे छोर पर पिंक की उंगलियों ने उसके कंसोल पर नृत्य किया, उसका दिमाग पहले से ही संभावित लक्ष्यों और स्थानों के माध्यम से दौड़ रहा था। उस पर उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ फोकस से कर रही थी। सेज स्पायर कोई छोटी जगह नहीं है, लेकिन मैं इसके छिपे हर गंदे रहस्य के माध्यम से कंघी करूंगा। मुझे एक पल दो। जैसा कि माइकल और गया ने उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की, उन्होंने अपनी योजना की जटिलता पर विचार किया। बोर्गिन को अपने प्रारंभिक लक्ष्य से दूर खींचने के लिए वास्तव में कुछ असाधारण की आवश्यकता होगी, इतनी दुर्लभता और मूल्य का प्राणी की यहाँ तक कि अनुभवी शिकारी भी विरोध नहीं कर सकता था। मिनटों की टिक टिक प्रत्याशा से भरी हुई और माइकल की औषधि की कम गुनगुनाहट अभी भी क्षमता से झिलमिला रही है। अंत में पिंक की आवाज लौट आए, विजयी। कुछ मिला। सेज स्पायर में पुराना डिस्टिलरी जिला, जगह को युगों से छोड़ दिया गया है, एक विशाल की तरह गंध बारिश में उसके मोजे छोड़ गई है। कैप्चर, एक फीनिक्स, अपनी तरह का आखिरी इस क्षेत्र में होने की अफवाह है। अगर कुछ भी बोर्गिन को बाहर निकाल सकता है तो यह इस तरह के पुरस्कार का दावा करने का मौका है। and12bjan.co माइकल और गया ने दांव को समझते हुए एक नज़र का आदान प्रदान किया। एक फीनिक्स, किंवदंती और आग का एक प्राणी, निस्संदेह बोर्गिन आयरनफिस्ट को ग्रिफिन की खोज से लुभाएगा। डिस्टिलरी जिला अपनी तीखी सुगंध और परित्यक्त इमारतों की भूलभुलैया के साथ उनके घात के लिए एक आदर्श मंच के रूप में काम करेगा। उत्कृष्ट काम, गुलाबी, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ संतुष्टि के साथ बढ़ गई। हमें अपना स्थान और हमारा लालच मिल गया है। अब हमें बस जाल सेट करने और बोर्गिन के चारा लेने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। गया ने सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही उनकी योजना के रसद के माध्यम से दौड़ रहा था। चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। बोर्गिन को नहीं पता होगा कि उसे क्या मारा। गया के विचार फीनिक्स पर टिके हुए थे, इसकी स्थिति की गंभीरता उसके कंधों पर भारी पड़ गई। यह विचार कि ऐसा राजसी प्राणी अपनी तरह का आखिरी हो सकता है, उसकी अंतरात्मा को टटोला, राक्षसों की देवी के रूप में उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों की एक कड़ी याद दिलाता है। माइकल, कभी व्यवहारिक, एक आकस्मिक के साथ अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। बकवास होता है। उन्होंने व्यापक रूप से इशारा किया, उनकी दुनिया के रहस्यों और अस्पष्टीकृत घटनाओं को शामिल किया। पूरे ड्रैगन कुल नश्वर क्षेत्र में बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं और हम अभी भी इसके बारे में अंधेरे में हैं। ये चीजें होती हैं, गया, आप जानते हैं। लेकिन गया इतनी आसानी से निराश नहीं हुआ। अपना सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, इससे पहले कि मैं अपनी भूमिका को समझ पाता, इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि मैं राक्षसों की देवी हूं, क्या यह उनकी भलाई को मेरी जिम्मेदारी नहीं बनाता है? जवाब में माइकल उसके पास बैठने के लिए चला गया, एक हाथ उसके कंधों के चारों ओर आराम से लपेट रहा था। आप इस देवी की बात को थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं, उसने धीरे से कहा। उनका लहजा सुखदायक था, लेकिन उनके शब्दों को, उनके दृष्टिकोण को धीरे से चुनौती देने के लिए चुना गया था। गया ने अपनी आंखें घुमाईं, निराशा और स्नेह का मिश्रण उसकी प्रतिक्रिया को रंग रहा था। आपके लिए ये कहना आसान है। आप अंधेरे के देवता हैं। अंधेरे में जीवित रहने के लिए जीवन के रूप नहीं हैं। उसके शब्दों ने उसके नए कर्तव्य का भार, उम्मीदों का दबाव, दोनों को अपने और उन जीवों का भार वहन किया जिनकी उसने रक्षा करने के लिए मजबूर महसूस किया। मैं वह हूं जो ग्रिफिन को पागल करके अक्षम कहा जा रहा है। माइकल ने उसे एक छोटी, समझदार मुस्कान की पेशकश की, उसकी निगाहें नर्म हो गईं। एक देवी होने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं या हर राक्षस और जानवर के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। ये संतुलन के बारे में है, गया। हर लड़ाई लड़ने के लिए आपकी नहीं है और हर प्राणी को अकेले आपके हाथ से नहीं बचाया जा सकता है। उनके शब्दों, हालांकि स्वीकार करना मुश्किल था, एक सच्चाई थी जिसे गया को पता था कि उसे सुनने की जरूरत है। एक देवता की भूमिका सीमाओं और चुनौतियों से भरी हुई थी और उसकी यात्रा का एक हिस्सा ये सीख रहा था कि वे सीमाएं कहाँ हैं। माइकल के अनुस्मारक ने वास्तविकता में एक कोमल कुहनी के रूप में कार्य किया, एक वास्तविकता जहां उनकी तत्काल चिंता बोर्गिन, आयरनफिस्ट और ग्रिफिन की सुरक्षा थी, एक ऐसा कार्य जो पहले से ही इसके दायरे और जटिलता में स्मार किया था। एक भारी आह के साथ गया माइकल के आलिंगन में झुक गया, जिससे वह खुद को भेद्यता का एक क्षण दे सके। मुझे लगता है कि तुम सही हो, उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज़ से लड़ाई निकल रही थी। आइए हाथ में काम पर ध्यान दें। हम बाद में फीनिक्स के भाग्य और बाकी के बारे में चिंता कर सकते हैं। अपनी योजना को पुख्ता करने के बाद माइकल और गया को पता था कि फीनिक्स को सुरक्षित करना बोर्गिन आयरनफिस्ट को अपने जाल में फंसाने के लिए महत्वपूर्ण था। माइकल गया की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। चलो फीनिक्स को ढूंढते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह बोर्गिन को पुराने डिस्टिलरी जिले तक ले जाए। उद्देश्य की साझा भावना के साथ वे अपने कमरे से बाहर निकले और गोल्ड स्पायर शहर की हलचल भरी सड़कों से अपना रास्ता बनाया। शहर अपने निवासियों की असंख्य गतिविधियों से जीवंत था, हवा, वाणिज्य, बातचीत और लोहारों से धातु की दूर की आवाज़ों से भरी हुई थी।
जब वे भीड़भाड़ वाले रास्तों से होकर डिस्टिलरी जिले की ओर बढ़ रहे थे तो उनका रास्ता सेशात के आदेश के शूरवीरों के एक समूह से टकराया। शूरवीर अपने विशिष्ट कवच और अपनी ढालों पर चमकते ज्ञान और बुद्धि के प्रतीकों से पहचाने जाने वाले शहर के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण कदम के साथ आगे बढ़े। अध्याय 1255 फीनिक्स से मुलाकात। जब माइकल और गया डिस्टिलरी जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शेषत के राज्य में मौजूद जीवंतता और सावधानीपूर्वक देखभाल के बिल्कुल विपरीत था। उनके आसपास की इमारतें उपेक्षित थीं, उनकी एक बार की गौरवशाली संरचनाएं अब समय और परित्याग के कहर के आगे झुक रही थीं। पत्थर की दीवारों के किनारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और सड़कें मलबे से अटी पड़ी थीं, जो वर्षों के उपयोग के अभाव का मुंह प्रमाण था। NOWELL-BE-IN.C ओम। माइकल भौहें सिकोड़ते हुए आसपास के माहौल को देख रहा था। वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। यह अजीब है, उसने जोर से सोचा। शेषत का राज्य अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। इसका एक हिस्सा इस तरह की जीर्णता में देखना, यह अप्रत्याशित है। गया उसके बगल में चल रहा था, उसकी भावना को साझा कर रहा था। ऐसा नहीं लगता कि ज्ञान की देवी शेषत अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्से की उपेक्षा करती हैं। उनके कार्यों के पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। जैसे जैसे वे जिले में आगे बढ़े, पिंक द्वारा बताई गई बदबू साफ दिखाई देने लगी, एक तीखी गंध जो हवा में फैलती हुई और सड़ती हुई इमारतों से चिपकी हुई लग रही थी। माइकल ने कुछ देर रुककर गंध के स्रोत को समझने की कोशिश की। उसका चेहरा चिंतनशील था। कोई कारण तो होगा कि शेषत इस जगह को वैसे ही रहने देता है, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में एहसास का भाव था। शायद यह एक अनुस्मारक के रूप में काम करने के लिए है, या शायद यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। गया ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें फीनिक्स के किसी भी संकेत के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। किसी भी तरह से यह आज हमारे पक्ष में काम करता है। ये जगह अपनी बदबू और अलगाव के साथ हमारे जाल के लिए एकदम सही जगह है। जैसे जैसे वे डिस्टिलरी जिले के मध्य में आगे बढ़े, माइकल की तीव्र इंद्रियों ने क्षेत्र को घेरे हुए एक सूक्ष्म जादुई अवरोध की उपस्थिति को महसूस किया। यहाँ एक अवरोध है, उसने गया से ज्यादा खुद से कहा। लेकिन अगर हम बिना किसी समस्या के अंदर घुसने में सक्षम थे तो यह संभव है कि यह अवरोध किसी चीज या किसी व्यक्ति को अंदर रखने के लिए बनाया गया हो। ये सुनकर गया ने संकोच नहीं किया। उसने तेजी से अपनी पीठ से गॉड स्लेयर क्रॉसबो को निकाला और उसमें बोल्ट लोड किया। उसकी हरकतें सटीक और अभ्यासपूर्ण थीं, किसी ऐसे व्यक्ति की हरकतें जिसने पहले अनगिनत खतरों का सामना किया हो। माइकल ने उसकी ओर देखा, भौहें चुपचाप सवाल में उठीं। तुम क्या कर रही हो? गया ने उसकी नजरों से देखा, उसका भाव गंभीर था। हमें कभी भी वह नहीं मिला जो हम चाहते हैं बिना इसके लिए संघर्ष किए, उसने बयानबाजी करते हुए पूछा। क्रॉसबो पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। हमारे रास्ते में हमेशा कुछ न कुछ खड़ा रहता है। माइकल ने हार मानते हुए एक आह भरी, उसके शब्दों में सच्चाई को स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य है कि फीनिक्स यहाँ क्या कर रहा है, उसने जोर से सोचा। उसकी निगाहें सुनसान परिवेश को स्कैन कर रही थीं। अगर यह हमारी तरह अवरोध में फंसा हुआ है, संभावनाओं पर विचार करते हुए गया की आंखें सिकुड़ गईं। हो सकता है कि फीनिक्स भी हमारी तरह ही जिले में भटक गया हो, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया। वह रुकी, उसके मन में एक नया विचार आया। किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं? उसका सवाल हवा में लटका हुआ था। उनकी संभावित दुर्दशा का अचानक एहसास। जैसे जैसे माइकल और गया डिस्टिलरी जिले में आगे बढ़े, तबाही के सबूतों को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। इमारतें जो कभी गर्व और ऊंची खड़ी हो सकती थीं, अब जली हुई भूसी के अलावा कुछ नहीं थी। उनके जले हुए अवशेष उस शहर की पृष्ठभूमि के विपरीत थे जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। जले हुए पेड़ मुंह प्रेरी की तरह खड़े थे, उनकी शाखाएं उस विनाश के खिलाफ विरोध के अंतिम निरर्थक इशारे में आकाश की ओर बढ़ रही थीं जो क्षेत्र में फैल गया था। खंडहरों के बीच खड़े माइकल की इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। जीवन के संकेतों के लिए पर्यावरण को स्कैन करने की उसकी क्षमता किसी की उपस्थिति के संकेत के साथ हिल गई। फिर भी उसकी आंखों को चारों ओर फैली वीरानी के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या है? गया ने उसके तनाव को महसूस करते हुए पूछा। यहाँ कोई है, माइकल ने उत्तर दिया। उसकी आवाज धीमी थी, उसके शब्दों में सावधानी और जिज्ञासा का मिश्रण था। क्या वह अदृश्य है, या शायद कोई भूत है? गया का हाथ गॉड स्लेयर के चारों ओर कस गया। जो कुछ भी हो सकता था उसके लिए तैयार था। माइकल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अनिश्चितता उसके चेहरे पर छा गई। तैयार रहो, उसने सलाह दी जैसे ही उसने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। उस क्षण उनके पास जमीन पर बिखरी राख हिलने लगी, जो पहले हवा के कारण होने वाली एकमात्र हलचल प्रतीत हुई, जल्द ही एक जानबूझकर गति में बदल गई, एक रूप में एकत्रित हो गई। राख से एक आकृति धीरे धीरे उठी। ऐसा लग रहा था कि यह गति विनाश से ही जीवन को जगा रही थी। राख गिरने के बाद खंडहरों के बीच एक लाल बालों वाला युवक दिखाई दिया।
जब उन्होंने उस युवक को जलती आंखों से देखा जो आग के दिल की तरह थी, तो गया माइकल से फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। क्या वह फीनिक्स है? वह फीनिक्स की अपनी राख से उठने की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी, जो नवीनीकरण और अमरता का प्रतीक है, लेकिन इस तरह की घटना को पहली बार देखना पूरी तरह से अलग बात थी। उनकी उपस्थिति के जवाब में लाल पंखों वाले वस्त्र जैसे दिखने वाले युवक के शरीर के चारों ओर फैल गए, जो उसे राजसी और शक्ति के प्रदर्शन में ढंक रहे थे। उनका शांत व्यवहार अडिग रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी उग्र निगाहें उनकी ओर घुमाईं। गया को देखते ही उनके चेहरे पर एक छोटी सी जानकार मुस्कान आ गई। देवी गया, उन्होंने अभिवादन किया। उनकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो उनके अस्तित्व को चिन्हित करने वाली लपटों की प्रतिध्वनि लग रही थी। पहचान से चकित होकर गया आगे बढ़ी, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तो आप कौन हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में विस्मय और भ्रम का मिश्रण था। युवा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरी प्रजाति को फीनिक्स कहा जाता है। उसकी घोषणा सरल थी, फिर भी इसमें सदियों का भार था, जो उसकी प्रजाति की पौराणिक स्थिति का प्रमाण था। गया की अभिव्यक्ति एक भ्रूभंग में बदल गई, उसकी उम्मीदें क्षण भर के लिए विचलित हो गईं। मैं एक पक्षी की उम्मीद कर रही थी, एक युवा की नहीं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज में आश्चर्य स्पष्ट था। माइकल ने एक सहज व्यवहार बनाए रखते हुए फीनिक्स को संबोधित किया, जैसे कि उनकी मुलाकात पूरी तरह से संयोगवश हुई हो। तो फीनिक्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके स्वर ने एक आकस्मिक मुलाकात का संकेत दिया, जो उसे खोजने के उनके असली इरादे को छुपा रहा था। फिर भी अपने शांत बाहरी आवरण के नीचे माइकल ने संदेह को आश्रय दिया। जिस आसानी से उन्होंने फीनिक्स को पाया था, वह बहुत सुविधाजनक लग रहा था, जिससे उसके भीतर पूर्वाभास की भावना पैदा हो रही थी। फीनिक्स सवाल से बेपरवाह, शांत भाव से अपना कारण साझा किया। मैंने अपने पुराने शरीर को त्यागने और नए सिरे से उठने के लिए ये रास्ता चुना, उसने समझाया। उसकी आवाज़ उसके अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को दर्शाती थी। जैसे ही माइकल गहराई में उतरने वाला था, उसके ईयरपीस पर पिन की आने वाली कॉल की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़, जो कि तत्परता और सदमे से भरी हुई थी, टूट गई। फीनिक्स को खोजने से पहले आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। फीनिक्स पर एक नज़र डालते हुए माइकल ने संक्षेप में जवाब दिया, उस चेतावनी के लिए बहुत देर हो चुकी है, पिंक। हम उसे पहले ही पा चुके हैं। पिंक के अगले शब्द जल्दबाजी में फुसफुसाते हुए आए, शिट। मैं सवर क्रिस्टल के माध्यम से खुदाई कर रहा था और पाया कि फीनिक्स, जब वे पुनर्जन्म लेते हैं, तो वे प्रेत नामक किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं। वे फीनिक्स की राख की ओर आकर्षित होते हैं। फीनिक्स बातचीत से बेखबर शांति की तस्वीर बना रहा, जबकि गया पिंक की चेतावनी को सुनकर अपनी हताशा को रोक नहीं सका। वह हमेशा हमें महत्वपूर्ण बातें बहुत देर से क्यों बताती है? उसने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी। दूसरी तरफ से पिंक की आवाज़ में माफ़ी और चिंता का मिश्रण था। मुझे माफ़ करें, उसने विनम्रता से कहा। उसका हमेशा का आत्मविश्वास इस चूक से डगमगा गया। माइकल ने अपनी नज़र फिर से फीनिक्स की ओर घुमाई, उसकी आवाज़ में चिंता थी। क्या तुम प्रेत के बारे में कुछ जानते हो? उसने पूछा। उम्मीद है कि उन्हें अपनी अगली संभावित चुनौती के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। फीनिक्स ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत अज्ञानता की थी। ये स्पष्ट था कि प्रेत की संभावना या किसी भी तरह की धमकी उसे परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं थी। उसकी बेपरवाही ने केवल गया की हताशा को और गहरा किया। मुझे पता था कि यह बहुत आसान था, गया ने अपनी सांस के नीचे गुर्राते हुए कहा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी खोज जटिलताओं के बिना नहीं होगी। एक पल में जो उनकी स्थिति की तात्कालिकता के साथ असंगत लग रहा था, फीनिक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे माइकल और गया की ओर से एक मौन, तनावपूर्ण प्रतीक्षा शुरू हो गई। कुछ लंबे मिनटों के बाद जो एक असहज चुप्पी में बदल गया, गया का धैर्य खत्म हो गया। क्या कुछ होने वाला है? उसने पूछा, अपने संदेह को छिपाने में असमर्थ। माइकल ने उसके संदेह को साझा किया। उसकी आंखें फीनिक्स पर टिकी हुई थीं, जो आगे क्या हो सकता है, इसका कोई संकेत खोज रहा था। आखिरकार फीनिक्स ने अपनी आंखें खोली और एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया जिसने उन्हें चौंका दिया। कुछ मुझे मेरे मूल रूप में वापस बदलने से रोक रहा है, उसने कहा। पहली बार उसकी आवाज़ में आश्चर्य का संकेत था। गया बिंदुओं को जोड़ने में तेज एहसास में अपनी आंखें घुमाई। फीनिक्स उनके चारों ओर जादुई बाधा से अनजान था, जो संभवतः उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूरा करने की क्षमता में बाधा डालती थी। उसकी प्रतिक्रिया व्यंग्य से भरी हुई थी। ओह, तुमने देखा, शायद यह विशाल जादुई बाधा है जिसमें हम सभी फंस गए हैं, उसने जवाब दिया। उसके स्वर ने इस मामले पर उसकी भावनाओं के बारे में संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अध्याय 1256 अनुभव अंक खेती। प्रेत का उल्लेख माइकल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। वेलोरिक्स के कालकोठरी के अंधेरे घेरे में प्लेग युवतियों से लड़ने की यादें वापस आ जाती हैं। फिर भी एक सहज भावना ने सुझाव दिया कि ये भूतिया विरोधी और भी अधिक परेशानी वाले साबित होंगे। अपने मूर्त समकक्षों के विपरीत भूतिया दुश्मनों को परास्त करने के लिए क्रूर बल से अधिक की आवश्यकता होती है।
माइकल के हाल के मुठभेड़ों ने उसे दिखाया था कि कुछ दुश्मनों में अंधेरे लपटों के प्रति प्रतिरोध होता है। अगर इन प्रेत में समान प्रतिरक्षा होती है तो यह एक चिंताजनक संकेत है। इस दुर्दशा ने उसे एक लकड़ी के घर के बारे में भी याद दिलाया, जिसे उसने ओब को जब्त करते समय देखा था, एक दृष्टि जो उसे दिखा रही थी कि उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। यह एक अनुस्मारक था कि उसकी अंधेरे लपटों को उन्नत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इन विचारों में खोए हुए माइकल को एक तीखी चीख ने वास्तविकता में वापस ला दिया। अपनी रणनीति में खोए माइकल के विचारों को एक तीखी, चीखने वाली चीख ने हिंसक रूप से बाधित कर दिया, जो सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। गया क्षण भर के लिए चौंक गई। उसने लगभग अपना क्रॉसबो अपनी पकड़ से फिसलने दिया, लेकिन अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान अशांति के स्रोत की ओर लगाया, इमारतों के जले हुए अवशेषों के पीछे से कई धुएंधार आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये काले, धुएंधार भूत कोयले की तरह जलती हुई लाल आंखों के साथ, सड़े हुए सिर और आंशिक रूप से उजागर खोपड़ी लिए हुए थे, जिससे उनका चेहरा भयावह और विचित्र दोनों लग रहा था। बढ़िया, वे बदसूरत लोग भूत प्रेत होंगे, गया ने झट से टिप्पणी की। उसके हाथ तेजी से अपने क्रॉसबो में एक विस्फोटक बोल्ट लोड करने के लिए काम कर रहे थे। ऐसा नहीं लगता कि वे आपके बोल्ट से चोटिल होंगे, फीनिक्स ने देखा। उसका स्वर शांत था, फिर भी उसमें भोली भाली मासूमियत का संकेत था, जैसे कि खतरे की अवधारणा उसके लिए विदेशी थी। चुप रहो, गया ने गुर्राते हुए कहा। बेहतर रणनीतिक लाभ के लिए माइकल के पीछे खड़ी हो गई। इनसे निपटने के लिए कोई बढ़िया विचार है? उसने पूछा। उसकी आंखें आगे बढ़ती हुई परछाइयों पर टिकी हुई थीं। इससे पहले कि माइकल कोई जवाब दे पाता, पिंक की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी, जिससे उनके दुश्मनों के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी मिल गई। मुझे एक महत्वपूर्ण बात पता चली है। प्रेत मृत्यु की आभा और जीवन शक्ति के बीच टकराव से पैदा होते हैं। इस टकराव से ऐसे जीव पैदा होते हैं जो न तो पूरी तरह से मरे होते हैं और न ही जीवित, जो सभी जीवित प्राणियों को खत्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, पिंक ने समझाया। उसकी आवाज़ में उसकी खोज से उत्पन्न तत्परता और उत्साह का मिश्रण था। हालांकि गया का धैर्य कम होता जा रहा था। वाकई व्याख्यान के लिए धन्यवाद, लेकिन हम यहाँ थोड़े व्यस्त हैं। अंत तक छोड़ो क्या तुम? उसने जवाब दिया। उसका व्यंग्य उसके तनाव को थोड़ा छुपा रहा था। ठीक है, माफ़ करो, पिंक ने जल्दी से खुद को समायोजित किया। तो प्रेत के बारे में, उनके खिलाफ सामान्य हथियार बेकार हैं, लेकिन वे परिप्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। प्रेत को फंसाने वाले रून का उपयोग करके उन्हें फंसाया जा सकता है, या मृत्यु की जड़ को नष्ट करके नष्ट किया जा सकता है, चाहे इसका मतलब जो भी हो। ये सुनकर माइकल को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। पिंक द्वारा उल्लिखित अंतिम विकल्प परिस्थितियों के तहत सबसे अधिक कार्रवाई योग्य लग रहा था। जैसे ही उसने उनके विकल्पों पर विचार करना शुरू किया, प्रेत ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक फ्लैश में, आगे बढ़ने वाले प्रेत में से एक से प्रकाश की एक लाल किरण फूट पड़ी, जो हवा को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। माइकल और गया सहज ज्ञान से प्रेरित होकर हमले से बाल बाल बचकर किनारे की ओर चले गए। हालांकि फीनिक्स अपनी जगह पर ही रहा। उसकी अभिव्यक्ति भय के बजाय साजिश की थी, जैसे कि उसके सामने घातक भूत जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं थे। सावधान, गया की चेतावनी हवा में गूंज उठी। उसकी आवाज़ राक्षसों की देवी के रूप में उसकी भूमिका से पैदा हुई उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की तत्परता के साथ तीखी थी। अपनी सतर्कता के बावजूद वह फीनिक्स की छाती पर सीधे किरण को मारने से रोकने में बहुत देर कर चुकी थी। उनके आश्चर्य के लिए फीनिक्स सुरक्षित खड़ा था। किरण ने उस पर कोई नुकसान नहीं छोड़ा। आकर्षक, उसने कहा। उसकी आवाज़ चिंता के बजाय आश्चर्य से भरी हुई थी। बेवकूफ़, गया ने फीनिक्स की तरफ दौड़ते हुए कहा। उसे वापस सुरक्षित जगह पर खींच लिया, ठीक उसी समय जब प्रेत एक और हमले के लिए तैयार थे। इस बीच माइकल ने तेजी से चपलता के साथ उनके चारों ओर काले बिजली के बोल्टों का एक अवरोध बनाया और अपनी ब्लैक शील्ड को तैनात किया। शील्ड ने आने वाली ऊर्जा किरण को अवशोषित कर लिया, लेकिन हमले की तीव्रता के कारण शील्ड खतरनाक रूप से गर्म हो गई, जिससे उसकी कलाई जल गई। शुक्र है, उसके एडेप्टिव पेन डिटरेंट APD तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे जलन लगभग उतनी ही जल्दी ठीक हो गई जितनी जल्दी हुई थी। अपनी भूतिया क्षमताओं के एक भयावह प्रदर्शन में प्रेत दृश्य से गायब हो गए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद फिर से प्रकट हुए, तीनों को दुष्ट इरादे से घेर लिया। तुम क्या सोच रहे थे, बेवकूफ? गया ने फीनिक्स को डांटा। उसकी हताशा स्पष्ट थी। उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? फीनिक्स ने पूछा। उसका स्वर वास्तविक भ्रम और आश्चर्य से भरा था। उसकी आवाज़ में क्रोध का कोई निशान नहीं था, केवल एक बचकानी घबराहट थी। फीनिक्स के भोले सवाल ने गया को झकझोर दिया, उसे कुछ समय के लिए दुष्स्वप्न की याद दिला दी। उसने भावनात्मक उछाल को तुरंत दबा दिया, इसके बजाय तत्काल खतरे पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही प्रेत ने लाल किरणों की एक और बौछार शुरू की, माइकल ने तेजी से काम किया। सिलनेस को उनके तत्काल आसपास के क्षेत्र में समय धीमा करने के लिए कहा। दुनिया रुक गई। घातक किरणें हवा में अशुभ रूप से लटकी हुई थीं, क्योंकि उसने जल्दी से फीनिक्स और गया को पकड़ लिया, उन्हें उल्लेखनीय गति से सुरक्षित स्थान पर खींच लिया।
अपने और घेरने वाले भूतों के बीच कुछ दूरी बनाने के बाद पिंक की आवाज़ ने तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए एक बार फिर से आवाज़ लगाई। अरे तुम दोनों, कुछ अच्छी खबर मिली है। थोड़ा और खोजबीन करने पर मुझे कुछ बहुत बढ़िया मिला। अभिलेखों में उल्लेख है कि आदिम लपटों या परिप्रकाश में लिपटे हथियारों से उनकी चमकती आंखों पर एक साथ हमला करने से वे तुरंत नीचे गिर सकते हैं, उसने समझाया। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करने के लिए उसकी आवाज़ में गर्व का भाव था। माइकल के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई, न केवल पिन की समय पर मिली खुफिया जानकारी के कारण बल्कि इसलिए भी कि उसने कुछ और देखा था। भूत एक पीले रंग की आभा में लिपटे हुए थे, एक संकेत जो उन्हें सही दृष्टिकोण के लिए कमजोर कर रहा था। इसके अलावा उसकी इंद्रियों ने उनके वर्तमान स्थान से कुछ मीटर दूर भूमिगत एक स्पंदित उपस्थिति को महसूस किया। माइकल ने गया से कहा, वह मौत की जड़ होगी। उसने मिट्टी के एक टुकड़े की ओर इशारा किया जो अपने आसपास की तुलना में स्पष्ट रूप से गहरे रंग का था। इससे पहले कि गया स्थिति को पूरी तरह से समझ पाता, एक प्रेत माइकल के बहुत करीब आ गया। उसकी छायादार भुजाएं हमला करने के लिए तैयार थीं। हालांकि माइकल उसे हमला करने नहीं दे रहा था। फुर्तीली हरकतों से उसने हमला टालते हुए झुककर हमला टाल दिया और एक तेज गति से उसने अपनी पीठ पर रखी काली तलवारों को बाहर निकाला। अपने पहने हुए पदक को थपथपाते हुए कवच ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, उसे टकराव के लिए तैयार कर दिया। युद्ध की गर्मी से प्रेरित दृढ़ संकल्प के साथ माइकल की तलवारें जल्द ही काली लपटों में घिर गईं। वह हवा में उछला, उसका लक्ष्य स्पष्ट था। तलवारें प्रेत की चमकती आंखों में घुस गईं और एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसका रूप ठोस हो गया, जो उसके हमले के लिए कमजोर हो गया। कुछ ही सेकंड में प्रेत का रूप बिखर गया और शून्य में विलीन हो गया। युद्ध की गर्मी में माइकल के सिस्टम ने सूचनाओं के साथ झनकार की, जो युद्ध में उसके कौशल का प्रमाण था। डिंग, शापित छाया राक्षस को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 4000 अनुभव अंक और 400 बदमाश अंक है। NOWELLBEJAN.COM। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 5000 बदमाश अंक है। हालांकि हत्या की संतुष्टि अल्पकालिक थी, क्योंकि एक और भूत ने पहले भूत की जगह ले ली, जो सीधे उस क्षेत्र के ऊपर उभर रहा था जहां माइकल ने मौत की जड़ को महसूस किया था। उनकी शुरुआती सफलता और उसके बाद एक और भूत की उपस्थिति ने उनके चेहरे पर धूर्त मुस्कान को और भी व्यापक बना दिया। इस युद्ध के मैदान में अनुभव अंक इकट्ठा करने के लिए प्रस्तुत अद्वितीय अवसर को पहचानते हुए, उस मौत की जड़ को मत छुओ, उसने गया को पुकारा। उसका उत्साह मुश्किल से नियंत्रित था। उनके साथ बिताए समय के दौरान गया माइकल के गैर मौखिक संकेतों को इतनी स्पष्टता से समझने लगा था जैसे कि उसने लंबी बात की हो। उसके हल्के हाव भाव और उसकी आवाज़ के लहजे ने उसके इरादों को पूरी तरह से व्यक्त किया, उसे संकेत दिया कि उसके दिमाग में एक रणनीति है। माइकल की योजना पर भरोसा करते हुए गया ने खुद को रोक लिया। उसका समर्थन करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए जगह भी दी। जैसे जैसे प्रेत के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ी, माइकल का दृढ़ संकल्प और कौशल उनके अस्तित्व के संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। प्रत्येक प्रेत के प्रकट होने के साथ माइकल ने पिंक के सुझाए गए तरीके को अपनाया। उसकी हरकतें सटीकता और शक्ति का एक धुंधलापन थीं। उसने अपनी काली तलवारों को आग की लपटों से ढक दिया जो अंधेरे के सार से ही निकलती हुई प्रतीत होती थीं। प्रेत के बीच से ऐसी चपलता के साथ आगे बढ़ रही थी जो उसके भव्य रूप को झुठला रही थी। प्रेत अपने हिस्से के लिए एक भयावह अनुग्रह के साथ आगे बढ़े। उनके रूप हवा में धुएं की तरह घूमते और घूमते रहे। उन्होंने एक साथ हमला किया, उनकी लाल किरणें हवा में चीरती हुई, माइकल और उसके साथियों को घेरने के उद्देश्य से। लेकिन माइकल लड़ाई के रोमांच और अनुभव बिंदुओं के वादे से प्रेरित होकर उनसे सीधे भिड़ गया। वह उनके हमलों के बीच नाचता रहा। उसकी तलवारें सही निशाना साधती रहीं, उन चमकती आंखों को निशाना बनाती रहीं जिन्हें पिंक ने उनकी कमजोरी के रूप में पहचाना था। प्रत्येक सफल हमले के साथ प्रेत बिखर गए, उनके रूप राख में ढह गए जो हवा के झोंकों से जल्दी ही बह गए। सिस्टम नोटिफिकेशन आते रहे, इस खतरनाक फसल से मिलने वाले पुरस्कारों की निरंतर याद दिलाते रहे। इस बीच फीनिक्स की जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया। अराजकता और अपने विरोधियों की रहस्यमय प्रकृति से आकर्षित होकर वह लड़ाई के करीब पहुंच गया, लेकिन गया ने उसे कड़ी फटकार लगाई। पीछे रहो, उसे इसे संभालने दो, उसने झट से कहा। उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्तियां सक्रिय हो गईं। उसकी आंखें माइकल से कभी नहीं हटीं, लेकिन फीनिक्स की हरकतों के बारे में उसकी जागरूकता तेज रही। फीनिक्स खतरे से विचलित हुए बिना उस जमीन की ओर इशारा किया जहां मौत की जड़ एक दुष्ट ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। वह क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक बचकाना आश्चर्य भरा हुआ था जो लड़ाई के बीच बेमेल लग रहा था। उसे मत छुओ, गया ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसका ध्यान फीनिक्स को सुरक्षित रखने और माइकल की पीठ पर नजर रखने के बीच बटा हुआ था, क्योंकि वह प्रेत पर अपना हमला जारी रखता था। जागरूक लेकिन हाथ में मौजूद कार्य पर केंद्रित, माइकल एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा। वह बाधा को बनाए रखने और प्रेत के निरंतर प्रजनन में मौत की जड़ के महत्व को समझता था। उसने जो भी प्रेत भेजा, उसने न केवल तत्काल खतरे को दूर किया बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ाई, जो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए एक आवश्यक तैयारी थी।
मैं अगले खेती चरण में प्रवेश करने के बहुत करीब हूँ, माइकल ने उत्साह से खुद से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि खेती का उसका बेहतरीन अनुभव अचानक खत्म होने वाला था। अध्याय 1257 फीनिक्स की अनोखी विचित्रता। जब माइकल लगातार अनुभव बिंदुओं की बारिश में आनंदित हो रहा था, तो अपने अगले साधना चरण के करीब पहुंचने के रोमांच ने उसे और अधिक ऊर्जावान बना दिया। वह अब अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने से मात्र 100,000 अंक दूर था। युद्ध के जोश में खोया हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया कि गया और फीनिक्स उसे सुरक्षित दूरी से देख रहे थे। प्रत्येक प्रेत के गिरने के साथ उनका ध्यान पूरी तरह से माइकल पर चला गया। उनके हमले और अधिक निर्दयी होते गए, फिर भी माइकल ने उनका सामना अटूट लचीलेपन के साथ किया। इससे गया और फीनिक्स कुछ समय के लिए खतरे से बाहर हो गए, जिससे फीनिक्स को अपने आसपास के वातावरण को विस्मय से देखने का अवसर मिला। तुम जो भी सोच रहे हो, बस मत करो, गया ने फीनिक्स की बढ़ती जिज्ञासा को भांपते हुए पहले ही डांट दिया। वे सभी उस पर हमला क्यों कर रहे हैं और तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो? फीनिक्स की आवाज में मासूमियत की झलक थी, जो उनके आसपास हो रही अराजकता से अछूती थी। गया ने आह भरी, उसकी नज़र माइकल की अथक लड़ाई पर टिकी हुई थी। ये जगह पहले से ही मौत की आभा से भरी हुई थी। शायद सेशात ने उस आभा को फैलने से रोकने के लिए डिस्टिलरी जिले के चारों ओर एक अवरोध खड़ा किया था। लेकिन फिर आपने तय किया कि यह आपके पुनर्जन्म के लिए आदर्श स्थान है, जिससे मिश्रण में शुद्ध दिव्य ऊर्जा निकलती है। जीवन और मृत्यु की ऊर्जाओं के टकराव ने इन प्रेतों को जन्म दिया। तो हाँ, मैं इसे आप पर थोप रही हूँ, उसने निराशा में अपनी आवाज़ को व्यक्त करते हुए समझाया। फीनिक्स, जिसका सिर भ्रम में झुका हुआ था, एक भ्रमित पिल्ला की मासूमियत को दर्शाता था। तो यह मेरी गलती है? उसने पूछा। हाँ, काफी हद तक, प्रतिभाशाली, गया ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी हुई थी क्योंकि उसने अपनी स्थिति की बेतुकीता पर अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि फीनिक्स ने उसकी बातों को इरादे से ज्यादा गंभीरता से लिया और अचानक उसे सुधार करने की इच्छा हुई। राक्षसों की देवी की सहायता करने की अपनी शुद्ध हृदय इच्छा से प्रेरित होकर वह उस चट्टान से दूर चला गया जो उनकी ढाल थी और मौत की जड़ की ओर बढ़ गया। अरे रुको! गया ने अपनी प्रगति को रोकने का प्रयास तुरंत किया, लेकिन इसने अनजाने में कुछ प्रेतों का ध्यान उनकी ओर मोड़ दिया। उसे मत छुओ, वह चिल्लाई, उनकी दिशा में लक्षित लाल किरण से बचने के लिए गोता लगाते हुए। उसकी चेतावनी युद्ध के मैदान में गूंज रही थी, क्योंकि वह फीनिक्स को उसकी भोली बहादुरी से और माइकल को किसी भी ऐसे विकर्षण से बचाना चाहती थी जो उसकी प्रगति को खतरे में डाल सकता था। एक फ्लैश में जिसने गया को पूरी तरह से चौंका दिया, फीनिक्स एक ऐसी गति से आगे बढ़ा जिसने उसके पहले के शांत व्यवहार को झुठला दिया। मौत की जड़ की ओर उसका अचानक दौड़ना इतना तेज और अप्रत्याशित था कि प्रतिक्रिया करने से पहले गया को उसकी हरकत को समझने का समय ही नहीं मिला। उसे मत छुओ, उसने फिर चिल्लाया। उसकी आवाज़ में हताशा और आदेश का मिश्रण था। वह उसे वह करने से रोकने की कोशिश कर रही थी जिसे वह एक गंभीर गलती समझ रही थी। हालांकि फीनिक्स ने अपनी मासूमियत में गया की चेतावनी को गलत समझा। उसे लगा कि उसकी चिंता उसकी सुरक्षा के लिए थी, कि मौत की जड़ उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन चेतावनी के पीछे गया का वास्तविक कारण माइकल के निर्देश का पालन करना था, न कि किसी विश्वास के कारण कि मौत की जड़ फीनिक्स को नुकसान पहुंचाएगी। एक दृढ़ अनुग्रह के साथ फीनिक्स ने अपना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया। उसका उंगलियां शुद्ध लाल लपटों में लिपटी हुई थीं जो उसके अस्तित्व के सार से निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। लपटों ने उसके चारों ओर की धरती को झुलसा दिया, जिससे मौत की जड़ प्रकट हो गई। एक अंधेरा, टेढ़ा मेढ़ा द्रव्यमान जो एक दुष्ट ऊर्जा से स्पंदित था, इसकी लंटें जीवन से चिपके हुए एक हताश प्राणी की उंगलियों की तरह ऐंठ रही थीं। यह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, फीनिक्स ने घोषणा की। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और मासूमियत का एक संकेत था। किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपने ज्वाला से लिपटे हाथ को जमीन में डुबो दिया और भयावह जड़ को पकड़ लिया। इससे पहले कि गया या माइकल प्रतिक्रिया कर पाते, फीनिक्स ने मौत की जड़ को उसकी मिट्टी की पकड़ से खींच लिया। अंधेरे लंटें उसकी पकड़ में ऐसे हिल रही थीं मानो भागने की कोशिश कर रही हों। अपने कार्यों की हिंसा के विपरीत एक शांत भाव के साथ फीनिक्स ने जड़ को अपने हाथ में कुचल दिया। फीनिक्स की लपटें उसे घेरती और भस्म करती रहीं जब तक कि हवा में बहने वाली राख के अलावा कुछ नहीं बचा। जैसे ही फीनिक्स ने मौत की जड़ को नष्ट किया, प्रेतात्माओं से एक कान फाड़ने वाली चीख निकली, एक ऐसी आवाज जो इतनी चुभने वाली थी कि गया के कान के पर्दे लगभग चकनाचूर हो गए। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए ताकि वह पीड़ादायक शोर को रोक न सके, जबकि फीनिक्स पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था, अराजकता के बीच शांति की मुद्रा में खड़ा था। इस बीच माइकल अपने अनुभव बिंदुओं के स्रोत के अचानक समाप्त होने को देखकर अपनी जलन को छिपा नहीं सका। वह अपने अगले चरण की साधना के करीब था। केवल 50,000 अंक कम, और फीनिक्स के नेक इरादे वाले हस्तक्षेप ने उसके अवसरों को खत्म कर दिया था। भाड़ में जाओ, गया ने अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी हताशा स्पष्ट थी क्योंकि उसने प्रेतों को गायब होते देखा, उनके रूप शून्य में विलीन हो गए। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया। तत्काल खतरा चला गया, लेकिन भावनाओं की उलझन को पीछे छोड़ गया।
माइकल और गया विपरीत दिशाओं से फीनिक्स पर एकत्रित हुए, उनके भाव राहत और झुंझलाहट का एक जटिल मिश्रण थे। फीनिक्स अपने हिस्से के लिए गर्व और संतुष्टि से भरी मुस्कान पहने हुए था, माइकल की योजनाओं पर उसके कार्यों के प्रभाव से पूरी तरह अनजान था। गया ने फीनिक्स की वास्तविक खुशी को देखते हुए, यह मानते हुए कि उसने उनकी मदद की थी, स्थिति के बावजूद उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया। हालांकि माइकल स्पष्ट रूप से परेशान था, घटनाओं के मोड़ से उसका धैर्य खत्म हो गया। इसे मत छुओ का कौन सा हिस्सा आपको समझ में नहीं आया? माइकल ने पूछा, उसकी नाराजगी के एक स्पष्ट संकेत में उसकी बाहें पार हो गईं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौत की जड़ ने मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपने जो चिंता मुझे दिखाई है उसके लिए धन्यवाद, फीनिक्स ने उत्तर दिया। उसकी मुस्कान अडिग थी, उसकी मासूमियत झलक रही थी, उनकी चेतावनियों के पीछे के वास्तविक कारण से पूरी तरह अनजान। फीनिक्स की गलतफहमी की सीमा को समझते हुए गया मदद नहीं कर सका और स्पष्टीकरण दिया। रुको, तो तुमने सोचा कि जब मैंने कहा इसे मत छुओ तो मेरा मतलब था कि इससे तुम्हें चोट लगेगी? उसने देखा कि फीनिक्स ने जोर से सिर हिलाया, जिससे उसकी सावधानी की पूरी तरह से गलत व्याख्या की पुष्टि हुई। हाँ, फीनिक्स ने कहा। इस एहसास ने भावनाओं का मिश्रण लाया, निराशा के साथ फीनिक्स की मासूम गलती पर एक अनिच्छुक मनोरंजन भी। स्थिति के बावजूद फीनिक्स की वास्तविक चिंता और मदद करने की उसकी इच्छा, भले ही गुमराह हो, पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती थी। अरे तुम बेवकूफ़ हो, गया मदद नहीं कर सका और झुंझलाहट उबल रही थी क्योंकि उसने फीनिक्स को उसके अच्छे इरादे वाले लेकिन गलत सलाह वाले कार्यों के लिए फटकार लगाए। आंतरिक रूप से उसने खुद को भी कोसा। फीनिक्स की गलती को न मानने के लिए फीनिक्स को मौत की जड़ को छूने के पूरे निहितार्थों को समझाने का समय आ गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद मदद करने की उसकी इच्छा ने मामले को और भी जटिल बना दिया। फीनिक्स की मासूमियत और भोलेपन को पहचानने के बावजूद, जो सामान्य ज्ञान की कमी की सीमा पर था, माइकल ने हार मानने की गहरी सांस ली। क्रोध अतीत को फिर से नहीं लिखेगा, नहीं यह अनुभव बिंदुओं के लिए खोए हुए अवसर को पुनः प्राप्त करेगा। कम से कम हमारे पास बोर्गिन को बाहर निकालने के लिए जो चाहिए वह है। उसने स्थिति में एक सकारात्मक पहलू खोजने की कोशिश करते हुए आह भरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह हमारे साथ इस जगह को छोड़ सकता है। अरे हमने ये भी नहीं देखा है कि हम जा सकते हैं या नहीं, गया ने डिस्टिलरी जिले को घेरने वाली बाधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। हम जा सकते हैं, इसलिए हम फीनिक्स को यहीं छोड़ देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बोर्गिन को उसके बारे में पता चले। जब वह यहाँ आने का फैसला करेगा तो हम यहाँ होंगे और हवा में कमजोर करने वाली औषधि मिलाएंगे। माइकल ने अपनी योजना का विवरण दिया, जबकि फीनिक्स जिज्ञासा और भ्रम के मिश्रण के साथ देख रहा था, उसके सामने रखी जा रही गहरी रणनीति से अनजान। हालांकि गया पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। उसके बारे में क्या? वह एक बड़े बच्चे की तरह है। अगर हम उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो बोर्गिन को बस इतना कहना होगा कि गाड़ी में चढ़ जाओ और यह बेवकूफ़ ऐसा करेगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में फीनिक्स की भलाई के लिए उसकी चिंता स्पष्ट थी। उसके बारे में चिंता मत करो, बोर्गिन के फीनिक्स पहुंचने से पहले हम उसे यहाँ से निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ मुझे बताता है कि तुम उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दोगी, माइकल ने उसे आश्वस्त किया। वह उन लोगों के प्रति गया की सुरक्षात्मक प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ था जिन्हें वह अपनी देखभाल में मानती थी। उसने फीनिक्स की शक्ति को भी पहचाना, उसकी पीली आभा एक ऐसी ताकत का प्रमाण थी जिसे वे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। फीनिक्स के भोलेपन के बावजूद उसकी मासूमियत एक जन्मजात शक्ति से मेल खाती थी, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह उनके पक्ष में रुख मोड़ सकती थी। अब फीनिक्स, मुझे पूरी तरह से स्पष्ट होने दो, गया ने उसे एक सख्त नज़र से देखते हुए कहा, जिससे गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं बची। जब तक हम वापस नहीं आते और तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाते तब तक तुम्हें यहीं रहना है। तब तक बस यहीं रहो और कोई बेवकूफ़ी मत करो, उसने निर्देश दिया। उसके लहजे में कोई तर्क नहीं था। फीनिक्स, जो हमेशा आज्ञाकारी रहा है, अगर बहुत शाब्दिक नहीं तो भी सहमति में सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। अच्छा, अब चलो इस जगह को छोड़ दें। माइकल ने फीनिक्स के हाथ पर एक उत्साहवर्धक थपकी देते हुए निष्कर्ष निकाला, फिर चलने के लिए मुड़ा। जब वे बाहर निकले तो 1 मिनट की पैदल दूरी पर गया ने फीनिक्स की ओर एक नज़र डाली। अपनी आदत के अनुसार वह 1 इंच भी नहीं हिला, मानो वहीं जड़वत खड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ, लानत है, वह वाकई वहीं रुका हुआ है, गया ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में फीनिक्स द्वारा उसके शब्दों की शाब्दिक व्याख्या पर आश्चर्य और झुंझलाहट का मिश्रण था। माइकल इस दृश्य को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, फीनिक्स की अधिक आज्ञाकारिता और गया की बढ़ती हताशा में हास्य ढूंढते हुए। वाह, ऐसा लगता है कि फीनिक्स हर चीज़ को शाब्दिक रूप से लेता है, बिना सामान्य ज्ञान के एक भी विचार किए ठीक वैसा ही करता है, उसने सोचा, मनोरंजन में अपना सिर हिलाते हुए। अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए गया वापस उस जगह पर चली गई जहां फीनिक्स खड़ा था, उजाड़ के बीच एक अचल आकृति। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा, उसकी हताशा सतह पर उबल रही थी।
मैं वहीं रुका हुआ हूँ, फीनिक्स ने सरलता से उत्तर दिया, उसकी आवाज़ में उसके पहले के आदेश की शाब्दिक व्याख्या का भार था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? गया भड़क उठी, उसका धैर्य जवाब दे गया। झुंझलाहट के एक दुर्लभ प्रदर्शन में उसने आगे बढ़कर फीनिक्स को उसकी पीठ पर एक हल्का सा तमाचा मारा। सिर ऐसे नहीं, तुम बेवकूफ। मेरा मतलब था कि मुसीबत की तलाश में इधर उधर मत भटको, खुद को खूनी मूर्ति में मत बदलो। फीनिक्स ने उसकी तरफ देखा, उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान था लेकिन प्रकाश की मार से अछूता था। ये स्पष्ट था कि वह ठीक वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था जैसा उसे बताया गया था, फिर भी निर्देश के बारे में उसकी समझ हास्यास्पद रूप से गलत थी। देखो, बस जाकर उन इमारतों में से किसी एक में छिप जाओ, ठीक है? गया ने पास की जीर्ण शीर्ण संरचनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा। और भगवान के लिए अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। एक जगह पर रहो का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें खुले में एक बेवकूफ़ की तरह खड़े रहना है, जो छीने जाने या इससे भी बदतर होने का इंतजार कर रहा है। एक अच्छी जगह ढूंढो जहां तुम्हें आसानी से न देखा जा सके। फीनिक्स की आंखें समझ से चमक उठीं, उसके चेहरे पर एक आह पल का संकेत था। ओह, छिप जाओ, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे इतना विशिष्ट होना चाहिए। गया ने झल्लाहट और निराशा के मिश्रण में अपने हाथ ऊपर उठाते हुए जवाब दिया। अब चलो, और इस बारे में चुप रहो। जब फीनिक्स ने सिर हिलाया, आखिरकार अवधारणा को समझ लिया और इमारतों में से एक की ओर बढ़ गया, तो गया खुद को रोक नहीं पाए और किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने की जटिलताओं के बारे में अपनी सांसों में बुदबुदाया। अगली बार मैं उसका चित्र बनाऊंगी, उसने बुदबुदाते हुए अपना सिर हिलाया और माइकल से मिलने के लिए मुड़ी। स्थिति की बेतुकीता से उसका मूड हल्का हो गया। अध्याय 1258 माइकल का सबसे करीबी सहयोगी मृत्यु का अवतार है। एक विशाल अंधेरे हॉल में लाल, हरे और पीले चांद की भव्य कांच की छत से चमकते हुए भयावह उपस्थिति के दो आंकड़े खड़े थे। रिन, हत्या की राजकुमारी, रक्त और मांस से बने कवच में लिपटी हुई, शक्ति और द्वेष की आभा बिखेर रही थी। उसके बगल में प्लेग के देवता मोरबस काले वस्त्र पहने हुए थे। उनका चेहरा एक हुड से छिपा हुआ था, उनका छोटा पतला शरीर उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विशाल खतरे को लगभग धोखा दे रहा था। उनकी मुस्कान में पीले दांत दिखाई दे रहे थे जो उनके भयावह रूप को और बढ़ा रहे थे। क्या सब कुछ तैयार है? मोरबस ने पूछा, उसकी आवाज बड़े अशुभ स्थान में थोड़ी गूंज रही थी। रिन की प्रतिक्रिया अंधेरे मनोरंजन से भरी एक हंसी थी। हाँ, मेरा एक सिर है, उसने पुष्टि की, उसके स्वर में द्वेष टपक रहा था। आने वाली अराजकता की आशंका से जगमगाती उसकी आंखें मोरबस की ओर मुड़ गईं। क्या तुम्हारे पास दूसरा है? रिन की दुष्टता को अपने साथ मिलाते हुए मोरबस ने ठहाका लगाया और पुष्टि में अपनी जीभ चटकाए। मेरे पास है, उसने कहा, उसकी आवाज में गर्व और गोपनीयता का मिश्रण था। 4000 से ज्यादा सालों से इसे संभाल कर रखा है। उसके कबूलनामे से खुश होकर रिन खुद को और जांच करने से नहीं रोक पाए। और तुमने कभी इसका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा? उसने पूछा। मोरबस के लंबे खेल से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। सदियों की चालाकी और धैर्य वाली मुस्कान के साथ मोरबस ने जवाब दिया, मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को उसके मांस के लिए नहीं मार सकता। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, हालांकि ज्यादातर उसके होठ की छाया में छिपी हुई थीं, एक सोची समझी चमक से चमक उठीं। और सही समय अभी है। तो टेड बकवास नहीं कर रहा है। अब बड़े खुलासे का समय है, रिन ने घोषणा की, उसकी आवाज छायादार हॉल में अधिकार और प्रत्याशा के साथ गूंज रही थी। एक तरल गति के साथ वह आगे बढ़ी, अपनी कमर से एक लाल लाल खंजर निकाला। एक पल की हिचकिचाहट के बिना उसने अपनी हथेली को काट लिया, जिससे उसका खून नीचे जमीन पर गिर गया। जिस क्षण उसका खून धरती को छूता है, वह एक अलौकिक चमक के साथ प्रज्वलित होता है। उनके चारों ओर की हवा कांपती है, विकृत होती है, जैसे कि वास्तविकता खुद झुक रही हो। इस असली गड़बड़ी से एक शानदार और भयावह दृश्य उभरा। एक विशाल चांदी के रंग का हाइड्रा सिर, सड़ चुका और प्राचीन। इसके विशाल दांत, दांतेदार और असमान, मृत्यु में भी एक शिकारी प्रकृति की बात करते थे। सिर का विशाल आकार विस्मयकारी था। इसका कंकाल रूप एक बार के शक्तिशाली प्राणी का प्रमाण था, जो अब अपने पूर्व गौरव के अवशेष में सिमट गया है। सरबा नलिकाकार, रिन ने ठहाके लगाते हुए घोषणा की। उसका कद उस विशाल सड़े हुए सिर के सामने बहुत छोटा था। फिर वह मोरबस की ओर मुड़ी, उसकी निगाहों में उम्मीद साफ झलक रही थी। तुम्हारी बारी। मेरी खुशी, मोरबस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो केवल उसके भीतर की दुष्टता का संकेत था, क्योंकि वह आगे बढ़कर रिन से जुड़ गया। ब्लेड के बजाय उसने अपनी सड़े हुए गंदे नाखूनों में से एक का उपयोग अपनी हथेली को काटने के लिए किया। हालांकि उसके घाव से जो बह रहा था वह खून नहीं था, बल्कि एक चिपचिपा हरा पदार्थ था जो किसी अपवित्र भेंट की तरह जमीन पर फिसल रहा था। जिस क्षण उसने संपर्क किया, हवा में एक बार फिर अप्राकृतिक ऊर्जा की लहर दौड़ गई और सरबाग के सिर के बगल में एक और हाइड्रा सिर दिखाई दिया। ये सिर शून्य की तरह ही काला था, इसका क्षय छीलने, काले हो चुके मांस और इसे घेरने वाली भयावह आभा में स्पष्ट था।
ये सिर कैन का था। हाइड्रा सिर अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। मोरबस ने कहा, केवल अंधेरे के देवता ही उससे मुकाबला कर सकते हैं, या शायद उससे भी बेहतर। उसकी आवाज में श्रद्धा और गर्व का मिश्रण था। रिन ने अपने सामने विशालकाय सिर को देखा। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। अंतरिक्ष को चीरने की उसकी क्षमता ने वास्तव में समय और स्थान के देवता एंडोहर को नाराज कर दिया। उसने कहा, हंसते हुए, वह कैन द्वारा बोए गए विवाद के बारे में सोच रही थी। कैन ही वह कारण है जिसके कारण 5000 साल पहले अंधेरे के देवता इतने मायावी बने रहे। मोरबस भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। लेकिन अब जो अंधेरे के देवता की सेवा करता था वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा, रिन ने मोरबस को उत्तर दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और दृढ़ थी। और जब तक वह और उसका वेदोरा ये देखने आएंगे तब तक हमारी योजना बहुत पहले ही सफल हो चुकी होगी। फिर उसने निराशा के साथ साथ श्रद्धा की भावना के साथ सभा के सिर की त्वचा को छुआ। फिर भी मैं पिता से थोड़ा नाराज हूं, मुझे उन दोनों को मारने नहीं दे रहा है। मोरबस हत्या की राजकुमारी की हत्या के प्रति स्पष्ट लालसा पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। यदि आपके पिता, स्वयं हत्या के देवता, किसी की हत्या के खिलाफ चेतावनी देते हैं तो आपको पता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि आप उनकी बात सुनें। आखिरकार वह हमेशा हत्या की एक और राजकुमारी चुन सकते हैं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसका मनोरंजन स्पष्ट था। रिन ने जवाब में अपने दांतों को खतरनाक मुस्कान में दिखाते हुए गुर्राहट की। सावधान मोरबस, मैं अभी तक किसी देवता को नहीं मार सकती, लेकिन जब मैं कर सकती हूँ तो तुम मेरी सूची से बाहर होना चाहोगे, उसने चेतावनी दी। उसकी धमकी घातक गंभीरता से भरी हुई थी। राजकुमारी, तुम्हारा आवेग मनोरंजक है, मोरबस ने उसकी चेतावनी से अप्रभावित होकर हंसते हुए कहा। लेकिन चलो यहाँ बड़े हो जाओ और अपना ये छोटा सा प्रोजेक्ट पूरा करो, रिन ने गुर्राते हुए कहा, हालांकि सिर हिलाकर सहमति जताए। उसकी अधीरता सतह पर उभर आई। फिर उसने सवाल किया, उस कमीने को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे खून इकट्ठा करना है, उसने प्रत्याशा की भावना के साथ अपने खंजर को चाटते हुए फुसफुसाया। वह यहाँ होगा, राजकुमारी, मोरबस ने भयानक शांति के साथ उत्तर दिया। हमारे विपरीत, वह अपने सुनहरे पिंजरे में फंसा हुआ है और वह जो करने वाला है वह उसकी सारी ऊर्जा को खत्म कर देगा। कमजोर होने के कारण उसे यही मिलता है, रिन ने जवाब में हंसी उड़ाई, उनकी अंधेरी सभा के प्रत्याशित प्रतिभागी का मजाक उड़ाते हुए। मोरबस ने एक बार फिर हंसी, लेकिन उसके स्वर में चेतावनी थी। चेतावनी दीजिए राजकुमारी, एंडोहर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप नाराज करना चाहें। वह अपने महल में फंसा हुआ हो सकता है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपनी बैकअप योजनाओं के लिए बैकअप योजना होती है। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। हवा जम गई, समय रुक गया और उनके आसपास की जगह विकृत हो गई, जो उनके अंधेरे समूह में किसी अन्य खिलाड़ी के आगमन की घोषणा कर रही थी। रिन की अधीरता एक गुर्राहट के रूप में प्रकट हुई। लगता है कि वह यहाँ है, उसने कहा। उसकी आवाज़ प्रत्याशा और जलन से भरी हुई थी। या कम से कम उसका प्रतिनिधि। और मेरा प्रिय भाई, मोरबस ने जल्दी से कहा, उसके स्वर में पारिवारिक बंधन के साथ सम्मान का संकेत था। अचानक उनके आसपास की जगह हिंसक रूप से फट गई। एक शुद्ध नीली रोशनी चमक उठी, क्योंकि उनके सामने साम्राज्य का चीरा फैल गया। चीरा बढ़ने पर हवा विरोध में चीख उठी, जो ग्रे वस्त्र में लिपटे एक व्यक्ति के आगमन की घोषणा कर रही थी। उसकी आंखें एक भयानक हरे रंग की चमक रही थीं। हुड के नीचे उसका चेहरा सड़ गया था, त्वचा मुश्किल से उसकी खोपड़ी से चिपकी हुई थी। मोरबस नवागंतुक का शांत परिचय के साथ स्वागत किया। फोरक्रिक्स, नेक्रोमेंसी और हर उस चीज का देवता जो न तो मरा है और न ही जीवित है। जब फोरक्रिक्स ने आंसू से कदम रखा जो उसके पीछे बंद हो गया, तो वह हंसा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, छोटे भाई। उसकी नज़र हॉल में दो विशाल हाइड्रा के सिर पर पड़ी। एंडोहर के महल से हाइड्रा का सिर लाना कोई मजाक नहीं है, उसने टिप्पणी की। उसकी आवाज में मनोरंजन था। सिरों को छूते हुए वह गहरी हंसी हंसा। इतनी मृत्यु ऊर्जा, मैं लगभग इसका स्वाद चख सकता हूँ। रिन का धैर्य उसके कार्यों पर टूट गया। इसे चाटो मत फोरक्रिक्स, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। खोपड़ियों की अपनी जांच को रोकते हुए फोरक्रिक्स ने रिन की ओर रुख किया। उसकी मुस्कान दुर्भावनापूर्ण थी। रिन, मुझे लगा कि यहाँ केवल देवता ही होने चाहिए, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसका मनोरंजन स्पष्ट था। रिन ने जवाब में गुर्राहट की। हत्या की राजकुमारी के रूप में उसका गर्व नेक्रोमेंसे की व्यंग्यात्मक टिप्पणी का विरोध कर रहा था। तुम्हारे विपरीत, मेरे पिता ज़ाइलोथ प्रतिनिधि भेज सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा अधीनस्थ नहीं है जिसने उन्हें धोखा दिया हो। उसके शब्द फोरक्रिक्स के अपने रीपर ज़रियल द्वारा विश्वासघात के इतिहास की एक स्पष्ट याद दिलाते थे। नोव एल बी JNN। फोरक्रिक्स, कटाक्ष से अप्रभावित, एक ठंडी हंसी निकाली। मेरे भाई ज़ाइलोथ के लिए तुम एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं हो जिससे वह तब तक खेल सकता है जब तक वह बोर हो गया। रिन और फोरक्रिक्स के बीच बढ़ते तनाव को भांपते हुए मोरबस ने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा, हम यहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाने या लड़ने के लिए नहीं आए हैं।
हम अपने भाई को मारने आए हैं, इसलिए चलो बकवास करना बंद करें और यह काम पूरा करें। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, जो उस गंभीर उद्देश्य की याद दिला रहे थे जिसने उन्हें इस खौफनाक हॉल में एक साथ लाया था। फोरक्रक्स ने अपने भयावह लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए एक ऐसे लहजे में जवाब दिया जिसमें प्रत्याशा के साथ इस्तीफे का मिश्रण था। वास्तव में इस सभा में बड़ा व्यक्ति होना समझदारी है। अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए उसने बेपरवाही से अपनी एक उंगली कुचल दी, जिससे हड्डी की धूल फर्श पर बिखर गई, जो उसके अगले कार्य का एक भयावह अग्रदूत था। उसके पीछे की हवा में हलचल हुई, जो किसी अन्य व्यक्ति के आगमन का संकेत था। अशांत हवा से एक और हाइड्रा सिर प्रकट हुआ, यह अपनी भयावह सफेदी से चिन्हित था। बिजली के पीले बोल्ट इसके रूप के चारों ओर चमक रहे थे, एक भयंकर ऊर्जा जोड़ रहे थे जो इसे दूसरों से अलग करती थी। अपने क्षय के बावजूद इस सिर में विनाशकारी शक्ति की आभा थी जो इसके समकक्षों से कहीं अधिक थी। अयाग विध्वंसक, मोरबस ने घोषणा की। उसकी आवाज में विस्मय और भय का मिश्रण था क्योंकि उसने भयानक दृश्य देखा था। तीनों सिर एक साथ होने से कमरे में ऊर्जा बढ़ गई, हवा शक्ति और द्वेष से भर गई। रिन की मुस्कान चौड़ी हो गई, जो उस अराजकता में उसकी खुशी का प्रतिबिंब थी जो वे फैलाने वाले थे। फोरक्रक्स ऊंचे सिरों के सामने खड़ा था, उनकी योजना की विशालता में आनंदित हुआ। मैंने पहले ही अपनी ऊर्जा अयाग के सिर में भर दी है। एक बार जब मैं बाकी काम पूरा कर लूंगा तो हम इसे नश्वर क्षेत्र में छोड़ देंगे, उन्होंने कहा। उनके प्रयास की भयावह उत्तेजना के बावजूद उनका स्वर गंभीर था। हालांकि उसके खोपड़ी जैसे चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं, लेकिन फोरक्रक्स का व्यवहार गंभीर हो गया क्योंकि वह अपने अंतिम लक्ष्य पर विचार कर रहा था। अंधकार के देवता और प्रकाश के देवता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का ध्यान इंदोहर रखेगा। हमें बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारा ये हाइड्रा हमारे प्यारे बड़े भाई मृत्यु के अवतार को नश्वर क्षेत्र में मार डाले। तभी हम मृत्यु बनने के लिए ऊपर उठ सकते हैं। रिन और मोरबस ने फोरक्रक्स के शब्दों के वजन को समझते हुए उनके द्वारा चुने गए खतरनाक रास्ते को स्वीकार करते हुए एक दूसरे की ओर देखा। ये बहुत शर्म की बात है कि मैं खुद मृत्यु के अवतार की मृत्यु नहीं देख सकती, लेकिन पिता ने जो पुरस्कार देने का वादा किया है वह इसके लायक होगा, रिन ने सोचा। उसकी खंजर चमक रही थी क्योंकि वह प्रत्याशा में उसके ब्लेड को चाट रही थी। हालांकि मोरबस ने सावधानी के साथ उनके उत्साह को कम किया। यह आसान नहीं होगा। अंधेरे का देवता हर कीमत पर अवतार की रक्षा करेगा। वह उसे अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। फोरक्रक्स के उत्तर में एक ठंडा दृढ़ संकल्प था। यही कारण है कि वह हमारे लक्ष्य को तब तक नहीं जान सकता जब तक कि हमारा छोटा जानवर हमला न कर दे। ईव वोल्डिगार्ड को मरना ही होगा। उसका अंतिम कथन हवा में लटका हुआ था, एक भयावह आदेश जिसने उनकी अंधेरी महत्वाकांक्षाओं के लिए मंच तैयार कर दिया, इस बात को रेखांकित करते हुए कि वे अपने वर्चस्व के विकृत संस्करण को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। अध्याय 1259 फीनिक्स की असली शक्तियां आए। 2 दिन बाद गोल्डस्पायर शहर के हलचल भरे दिल में बोर्गिन अपने विशाल कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी निगाह नीचे की चहल पहल भरी सड़कों पर टिकी थी। उसके पीछे जानवरों को काबू में करने वालों की उसकी टीम अपने अगले उद्यम के लिए सावधानीपूर्वक तैयारियों में व्यस्त थी। क्रॉसबो पर तेल लगाने की आवाज जाल की लयबद्ध बुनाई के साथ मिल रही थी, जबकि अन्य लोग हाथ के आकार के पत्थरों पर शिलालेखों की जांच कर रहे थे ताकि उनके रूनों की शक्ति सुनिश्चित हो सके। इस केंद्रित गतिविधि के बीच थोरिक, एक मोटा बौना जो सीधेपन के लिए एक झुकाव वाला व्यक्ति था, ने चुप्पी तोड़ी। तो क्या हम बस ऐसे ही दिखावा करने जा रहे हैं जैसे कि उस कालकोठरी में कुछ भी असाधारण नहीं हुआ था? उसने पूछा। उसका माथा अविश्वास में सिकुड़ गया। बोर्गिन, हमेशा व्यवहारिक नेता, खिड़की से अपनी टीम का सामना करने के लिए मुड़ा। और तुम चाहते हो कि हम इस बारे में क्या चर्चा करें, थोरिक? उसने पूछा। उसके स्वर से पता चल रहा था कि विषय का कोई महत्व नहीं था। थोरिक ने एक गहरी सांस ली जो उसके अविश्वास को दर्शाती थी। उसने अपने मग में बची हुई शराब पी और उसे मेज पर पटक दिया। हम एक देवता, स्वयं अंधकार के देवता की संगति में थे और यहाँ हम अपने काम में लगे हुए हैं जैसे कि यह बस एक और दिन हो। उसने कहा, इतने करीब से दिव्य को देखने के बाद उनकी उदासीनता पर अपने आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ। बोर्गिन ने केवल अपना सिर हिलाया, देवताओं के साथ आने वाली जटिलताओं के प्रति समर्पण का एक इशारा। देवताओं के मामलों में दखल देने से हमारे दरवाजे पर केवल मुसीबतें ही आती हैं। नश्वर होने के नाते ये सबसे अच्छा है कि हम इससे दूर रहें, उसने सलाह दी। एक नेता के रूप में उसका अनुभव ऐसे मामलों पर उसके दृष्टिकोण को आकार देता है। एक अनुभवी जानवर वशीकरण करता, उसके भूरे बाल उसकी उम्र का प्रमाण थे और उसका चेहरा अनगिनत मुठभेड़ों के निशानों से भरा हुआ था जो उसकी अपनी बुद्धि के साथ गूंजता था। मैं 70 साल से इस धरती पर हूँ, जितनी बार मौत का सामना किया है उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। एक बार भी कोई देवता, यहाँ तक कि शिकार की देवी नित्रोइल भी, जिसकी मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मेरी मदद के लिए नहीं आया, उसने बताया। उसकी आवाज में त्याग और कड़वाहट का मिश्रण था।
बूढ़े जानवर को पालने वाले नित्रोएल को पता नहीं था कि शिकार की देवी, जिसकी उसने अपने पूरे जीवन में भक्तिपूर्वक प्रार्थना की थी, हजारों सालों से नश्वर क्षेत्र में फंसी हुई थी। इस कैद ने उसे अपने अनुयायियों की प्रार्थनाएं सुनने या उनकी ओर से हस्तक्षेप करने में असमर्थ बना दिया था। जानवरों को पालने वाले और शिकारी नित्रोएल का सम्मान करते थे, अपने कामों में सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते थे, जबकि जानवर और शिकार अपनी प्रार्थनाएं राक्षसों की देवी गया की ओर मोड़ते थे, सुरक्षा और अस्तित्व की उम्मीद करते थे। ईश्वरीय निष्ठा में इस विभाजन ने नित्रोएल और गया के बीच अपरिहार्य विवाद के लिए मंच तैयार किया। उनके उपासक शिकारी और शिकार के सार को मूर्त रूप देते हुए स्वाभाविक रूप से खुद को विरोध में पाते थे। हाल ही में दो देवियों के बीच संघर्ष सिर्फ दिव्य प्राणियों का टकराव नहीं था, बल्कि उनके अनुयायियों के बीच लंबे समय से चली आ रही दरार का प्रकटीकरण था। अंधेरे के देवता की संगति में होने के अवास्तविक अनुभव पर अभी भी आश्चर्यचकित थोरिक खुद को याद करने से नहीं रोक सका। मेरा मतलब है, मिथक किंवदंती के साथ घूमना और सोचना कि वह एक देवता के लिए इतना सुंदर और शांत लग रहा था। ऐसा नहीं लगा कि हम किसी देवता के साथ थे, आप जानते हैं। उसके पास वह उच्च और शक्तिशाली हवा नहीं थी जो अधिकांश देवता जो हमारी दुनिया में आने की जहमत भी नहीं उठाते वे रखते हैं, उन्होंने मजाक में कहा, मुठभेड़ को समझने का एक हल्का फुल्का प्रयास। हालांकि बोर्गिन ने सावधानी के साथ हल्के फुल्के मूड को जल्दी से शांत कर दिया। दिखने में धोखा हो सकता है, उन्होंने कहा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हमें देवताओं से जितना संभव हो उतना दूर रहना चाहिए। यही कारण है कि मैंने क्रैकन कबीले के बुजुर्ग से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। हम देवताओं के मामलों में दखल नहीं दे सकते। बूढ़े आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। चतुर चाल, उसने पुष्टि की, बोर्गिन के शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझ गया। उनकी चर्चा अचानक बाधित हुई क्योंकि चमड़े के कवच में एक युवा जानवर प्रशिक्षक कमरे में घुस आया, भारी सांस ले रहा था। थोरिक ने तुरंत युवा को उसकी शालीनता की कमी के लिए डांटा, लेकिन युवा व्यक्ति के व्यवहार में तत्परता ने उनका ध्यान आकर्षित किया। अपनी सांस को संभालने के लिए एक पल के बाद युवा प्रशिक्षक ने अपनी चौंकाने वाली खोज का खुलासा किया। फीनिक्स को डिस्टिलरी जिले में देखा गया है, वहां फंस गया है, उसने कहा। उसकी खबर ने माहौल को नाटकीय रूप से बदल दिया। जिस क्षण थोरिक ने युवक की बात सुनी, वह चौंककर खड़ा हो गया, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, उसने कहा, इस संभावना पर अपनी उत्तेजना को छिपाने में असमर्थ। क्या आप निश्चित हैं? दावे की गंभीरता से प्रेरित होकर बूढ़े व्यक्ति ने पुष्टि के लिए युवा प्रशिक्षक पर दबाव डाला। युवा ने अपनी पिछली हिचकिचाहट के बारे में विस्तार से बताया, अफवाहों के बारे में अपने शुरुआती संदेह को समझाते हुए। मैंने कल अफवाहें सुनी, लेकिन कुछ भी कहने से पहले सुनिश्चित करना चाहता था। आखिरकार अफवाहें सिर्फ झूठ हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ मामले की आशंका में वहां गया था और मैंने उसे देखा। लाल आग जैसी आंखों और बालों वाला एक युवा, मानो वह हवा में चलने की कोशिश कर रहा हो, जिसे किसी अदृश्य चीज ने रोक रखा हो। मैंने छाया से देखा कि वह कैसे मुड़ा और चला गया, उसका शरीर एक पल के लिए आग की लपटों में जल उठा। और वह आग, वह अलग दिख रही थी, उसने बताया, अभी भी दृश्य से स्पष्ट रूप से हिल गया था। जानकारी को एक साथ जोड़ते हुए बोर्गिन ने अविश्वास और एहसास के मिश्रण के साथ निष्कर्ष निकाला। मैं शापित हो जाऊंगा, एक फीनिक्स जो ऊर्जा अवरोध के अंदर फंस गया है, रूपांतरित होने में असमर्थ है। ऐसे महान प्राणी का रहस्योद्घाटन, जो उनके शहर की सीमाओं के भीतर फंसा हुआ और शक्तिहीन है, ने एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत किया जिसकी उनमें से किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस अवसर को तुरंत भुनाते हुए बोर्गिन ने जानवरों को काबू करने वालों का नेतृत्व करने के वर्षों के अनुभव से पैदा हुई निर्णायकता के साथ फीनिक्स को पकड़ने का फैसला किया। सब कुछ तैयार करो, हम फीनिक्स को उसके मानव रूप में पकड़ेंगे, जो रूपांतरित होने और उड़ने की क्षमता के बिना अधिक मूल्यवान और कमजोर दोनों है। संभावित अप्रत्याशित लाभ में फंसी थोरिक अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। कल्पना कीजिए कि फीनिक्स की नीलामी करके हम कितना सोना कमाएंगे, उन्होंने कहा, उनकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। हालांकि बोर्गिन, हमेशा रणनीतिकार, ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यह एक भोजन के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा है, उन्होंने जवाब दिया, उनकी दूरगामी दृष्टि। नहीं, हम उसे पिंजरे में बंद रखेंगे। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाएंगे। वह हमारा पेड़ होगा जो सोने के सिक्के उगाएगा। आखिरकार फोर्टुना ने हम पर मुस्कुरा दिया है। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों में चमक के साथ सहमति में सिर हिलाया। अब समय आ गया है कि हम इस पालतू जीवन से आगे बढ़ें और राजाओं की तरह बस जाएं। उन परेशान करने वाले ग्रिफिन के बारे में क्या हम अभी भी उनके पीछे जा रहे हैं या नहीं? थोरिक ने ध्यान वापस उनकी मूल खोज पर केंद्रित करते हुए पूछा। उनके सवाल ने उन जिम्मेदारियों को रेखांकित किया जो उन्हें अभी भी पूरी करनी थीं। हाँ, हमारे पास उस अनुबंध पर समय सीमा है, बूढ़े आदमी ने तत्कालता पर जोर देते हुए कहा। बॉगिन, फीनिक्स जैसे महान प्राणी को पकड़ने की जटिलता से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। वह समझ गया कि डिस्टिलरी जिले में उद्यम सीधा नहीं होगा। फिर भी
उसने ये भी पहचाना कि क्षेत्र के चारों ओर ऊर्जा अवरोध को फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे जीव और राक्षस अंदर तो आ सकते थे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। इससे उन्हें फीनिक्स की क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने और उसके अनुसार रणनीति तैयार करने का अवसर मिला। हम पहले डिस्टिलरी जिले में जाएंगे और फीनिक्स की शक्तियों का परीक्षण करेंगे। अगर उसे पकड़ना मुश्किल साबित होता है तो हम अपना ध्यान वापस ग्रिफिन पर लगाएंगे, उन्हें पकड़ेंगे और फोनिक्स पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। बोर्गिन ने फैसला किया और अपनी कार्रवाई की रूपरेखा तय की। बोर्गिन और उनकी टीम को पता नहीं था कि माइकल और गया ने उनके इस कदम का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने डिस्टिलरी जिले के भीतर की हवा में पहले से ही बदबूदार औषधि घोल दी थी और इलाके की भारी गंदगी के बीच उसकी गंध को चतुराई से छिपा दिया था। इस रणनीतिक कदम ने यह सुनिश्चित किया कि जिले में प्रवेश करने पर बोर्गिन और उसके जानवरों को काबू करने वाले अनजाने में औषधि को अंदर ले लेंगे, जिससे वे काफी कमजोर हो जाएंगे। ये कमजोरी ग्रिफिन को एक बार अपने पिंजरों से मुक्त होने के बाद जानवरों को काबू करने वालों को मारने का सही अवसर प्रदान करेगी। दूसरे शब्दों में, फीनिक्स को पकड़ने को प्राथमिकता देने की बोर्गिन की योजना व्यवहारिक होने के बावजूद अनजाने में माइकल और गया के हाथों में चली गई। इस बीच कुछ इमारतों की दूरी पर गया दूरबीन हाथ में लिए बैठी थी, उसकी आंखें बोर्गिन पर टिकी हुई थीं। हरकतें जब उसने अपने अनजाने शिकार को डिस्टिलरी जिले की ओर बढ़ते देखा तो उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। बोर्गिन ने चारा खा लिया, वह अपने रास्ते पर है, उसने माइकल से कहा, उसकी आवाज में प्रत्याशा थी। माइकल, जिसने पहले ही अपने बदमाश अंकों का एक बड़ा हिस्सा एक रून प्राप्त करने में निवेश कर दिया था जो बाधा के बावजूद फीनिक्स को डिस्टिलरी जिले से बाहर टेलीपोर्ट करने में सक्षम था, ने अपनी खुद की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस पर नजर रखना, उसने गे को निर्देश दिया। उसके स्वर में उसका आत्मविश्वास स्पष्ट था। जब तक लक्ष्य मर नहीं जाता तब तक हत्या खत्म नहीं होती है। जैसे ही बोर्गिन और जानवरों को काबू करने वालों की उनकी टीम डिस्टिलरी जिले के पास पहुंची, वे इसकी सीमाओं के ठीक बाहर रुक गए। उनकी निगाहें परित्यक्त क्षेत्र को घेरने वाले झिलमिलाते पारदर्शी अवरोध पर टिकी थीं। भगवान के लिए, ये बदबू क्या है? थोरिक ने नापसंदगी में अपनी नाक सिकोड़ी। जिले के भीतर से निकलने वाली दुर्गंध ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। ये गंध, जो क्षय और अज्ञात का एक शक्तिशाली मिश्रण थी, हर चीज में समाती हुई प्रतीत हो रही थी तथा भविष्य में एक अप्रिय घटना का संकेत दे रही थी। हालांकि बोर्गिन अपने मिशन की गंभीरता को समझते हुए केंद्रित रहे। उन्होंने अपनी टीम की ओर रुख किया, उनकी अभिव्यक्ति सख्त थी। हमारा प्राथमिक उद्देश्य फीनिक्स की क्षमताओं का आकलन करना है, उन्होंने चेतावनी दी। उनकी आवाज उनके चुनौतीपूर्ण कार्य का भार उठा रही थी। यदि फीनिक्स बहुत शक्तिशाली साबित होता है तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं और एक नई रणनीति तैयार करते हैं। ये बहादुरी के बारे में नहीं है, ये होशियार होने के बारे में है। इसके साथ ही बोर्गिन ने सावधानी से बैरियर की ओर कदम बढ़ाते हुए नेतृत्व किया। एक एक करके टीम ने उनका अनुसरण किया, खुद को उस बदबू से बचाते हुए जिसका थोरिक ने बहुत ही शानदार ढंग से शोक व्यक्त किया था। जैसे ही वे दहलीज पार कर गए, बैरियर ने उन्हें कुछ पल के लिए घेर लिया और फिर उन्हें जाने दिया। उन्होंने खुद को डिस्टिलरी जिले के भयानक सन्नाटे में पाया। हवा में माइकल और गया द्वारा तैयार किए गए पोषण की खुशबू थी। मैं इस अध्याय को न लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अध्याय के बिना आगामी अध्याय कटे हुए लगते हैं, इसलिए मैंने इसे जारी करने का फैसला किया। इसके अलावा इस आर्क में 3 चीजें हो रही हैं: हत्या, एंडोहर की योजना और नश्वर क्षेत्र की स्थिति। इसलिए पीओवीएस को कूदने में मेरा साथ दें, क्योंकि इस आर्क के अंत में कुछ बहुत बड़ा होगा और यह मैं मंच तैयार कर रहा हूं। अध्याय 1260 फीनिक्स की वास्तविक शक्तियां 2। जब बोर्गिन और उनकी टीम ने डिस्टिलरी जिले में गहराई से खोजबीन की तो थोरिक, जो हमेशा व्यावहारिक रहा है, ने बाधा की ओर धन्यवाद के शब्द बुदबुदाए। इस बाधा के लिए देवताओं का धन्यवाद, जिसने बदबू को नियंत्रित रखा। उसने राहत की सांस ली कि जिले की सीमाओं के भीतर कम से कम कुछ हद तक दुर्गंध को नियंत्रित किया गया था। अपनी आंखें खुली रखें, हमें पिंजरा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की आवश्यकता है। बोर्गिन ने अपनी टीम से सतर्क रहने का आग्रह किया, क्योंकि उसकी नज़र जिले के उजाड़ परिदृश्य पर घूम रही थी। जिस पिंजरे का निर्माण करने की उन्होंने योजना बनाई थी, वह कोई साधारण जाल नहीं था। ये डिजाइन और जादू की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विशेष रूप से शक्तिशाली प्राणियों को रोकने के लिए बनाया गया था। ऊर्जा अवरोधों को समाप्त करने में सक्षम रूनों से उत्कीर्ण ये पिंजरा अब्रान के कौशल का एक वसीयतनामा था, जो प्रसिद्ध रनमास्टर था, जिसकी ओमवेल में हत्यारे के हाथों असामयिक मृत्यु हो गई थी। महिलाओं के प्रति अपनी वासना के बावजूद रून महारत में अब्रान की विशेषज्ञता अद्वितीय थी। डिस्टिलरी जिले जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए डिजाइन किए गए पिंजरे पर उनका काम उनकी असाधारण क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था। जब वे अपने जाल को स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश कर रहे थे तो थोरिक ने कुछ इमारतों की दूरी पर एक इमारत के पास जमीन पर एक छाया देखी। वहां उसने इशारा किया, समूह को उनके शिकार की संभावित उपस्थिति के बारे में सचेत करते हुए।
तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए टीम ने अपने हथियार, तलवारें, भाले और धनुष तैयार किए और फीनिक्स के किसी भी संकेत के लिए तैयार होकर छाया की ओर सावधानी से आगे बढ़े। बोर्गिन ने एक रणनीतिक आदेश जारी किया। बूढ़े आदमी और लिनान, जो फीनिक्स की खबर लेकर आया था, को पीछे रहने का निर्देश दिया। जैसे ही हम आदेश देंगे, पिंजरा बनाने के लिए तैयार हो जाओ, बोर्गिन ने आदेश दिया। बूढ़े आदमी ने उनके कार्य की गंभीरता को समझते हुए अपनी उंगली पर अंतरिक्ष की अंगूठी को रगड़ा जिसमें पिंजरे के निर्माण के लिए आवश्यक घटक थे। सावधान रहो, उसने कहा जब बोर्गिन और बाकी टीम छाया के करीब पहुंची। जब वे सावधानी से छाया के स्रोत की ओर बढ़े तो टीम ने इमारत के कोने को गोल किया और एक लाल बालों वाले युवा को देखा जो एक टूटे हुए आसवन उपकरण को छेड़ने में तल्लीन था। बालों को देखकर, जिनमें से प्रत्येक शुद्ध आग से बुना हुआ लग रहा था, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सामूहिक सिहरन पैदा हो गई। एक मूक अलार्म की उन्होंने वास्तव में अपना शिकार पा लिया है। फीनिक्स अपने मानव रूप में। थोरिक मुश्किल से अपने आश्चर्य को रोकते हुए टीम से एक असंगत तरीके से फुसफुसाया जो उसके अविश्वास को दर्शाता था। क्या ये हो सकता है? उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। एक पल बीतने से पहले उसने कहा, नहीं हो सकता, ये फीनिक्स है। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी जो उनके सामने के दृश्य पर उसके आश्चर्य को प्रकट करती थी। वह उस टूटे हुए उपकरण के साथ क्या कर रहा है? बोर्गिन ने युवा फीनिक्स की हरकतों की गहरी नज़र से जांच की। डिस्टिलरी जिले जैसी जगह में जहां औषधि बनाने के उपकरण आम थे, ऐसी सांसारिक वस्तुओं में फीनिक्स की रुचि ने बोर्गिन की जिज्ञासा को जगाया। फीनिक्स के टूटे हुए टुकड़ों के साथ बातचीत करने के तरीके में कुछ ऐसा था, एक अजीब जिज्ञासा जो अपनी तीव्रता में लगभग बच्चों जैसी थी, जिसने बोर्गिन का ध्यान आकर्षित किया। फीनिक्स की गहराई का संकेत दिया जो प्राणी के बारे में उनकी शुरुआती समझ से परे था। बूढ़े आदमी और लिनान को रणनीतिक संकेत देते हुए बोर्गिन ने पिंजरे का निर्माण शुरू करने की अनुमति दे दी। इस क्षण का महत्व किसी पर भी नहीं छिपा था। फीनिक्स जैसे दुर्लभ प्राणी को पकड़ना हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल सकता था। फिर उसने अपना ध्यान अपनी टीम पर केंद्रित किया, उन्हें संकेत दिया कि वे फैल जाएं और घात लगाने के लिए तैयार हो जाएं। फैल जाओ और तैयार रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन आज्ञा से भरी हुई थी। जब अन्य लोग चुपचाप तितर-बितर हो गए, अपने जाल को फैलाने के लिए सही छिपने की जगह ढूंढते हुए थोरिक और बोर्गिन फीनिक्स के करीब पहुंच गए, जो टूटे हुए आसवन उपकरण की अपनी जांच में लीन था। ये कितना अजीब सा छोटा सा यंत्र है, फीनिक्स ने टिप्पणी की। जैसे ही वे दूरी कम करते गए, उनके स्वर में एक बनावटी लापरवाही थी। हर बार जब मैं किसी ऐसे प्राणी या जानवर से मिलता हूं जो बात कर सकता है, तो यह मुझे डरा देता है, थोरिक ने अपनी सांसों में कहा। उसके शब्दों में विस्मय और आशंका का मिश्रण था। उनका दृष्टिकोण किसी की नज़र से छिपा नहीं रहा। थोरिक की टिप्पणी सुनकर फीनिक्स खड़ा हो गया और उनका सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी ज्वलंत आंखों को देखकर, जो एक अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं, संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची। बोर्गिन और थोरिक एक पल के लिए जम गए। उनकी निगाहें उन जलती आंखों पर टिकी थीं, एहसास उनके अंदर समा रहा था। वे वास्तव में पौराणिक फीनिक्स के सामने खड़े थे, अपनी तरह का आखिरी किंवदंती और शक्ति का एक प्राणी, अब बस कुछ कदम दूर। फीनिक्स को करीब से देखते हुए थोरिक खुद को चुटकी लेने से नहीं रोक पाया। वह कुछ खास नहीं दिखता, बस एक सुनहरा अंडा देने वाला हंस है। फीनिक्स थोरिक के शब्दों को काफी शाब्दिक रूप से और अपने स्वभाव की मासूमियत के साथ लेते हुए तुलना से थोड़ा भ्रमित दिखाई दिया। तुम्हारी दृष्टि में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, बौना। मैं हंस नहीं हूँ, मैं अपने मानव रूप में हूँ, जो हंस के रूप से काफी अलग है, उसने गंभीरता से जवाब दिया, थोरिक की टिप्पणी की रूपक प्रकृति को समझे बिना। थोरिक फीनिक्स की शाब्दिक व्याख्या और उसकी शांत, बच्चों जैसी मासूमियत से हैरान होकर भौहें सिकोड़ लीं। मेरी दृष्टि में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पक्षी। लेकिन फीनिक्स बौने की बढ़ती चिड़चिड़ाहट से बेपरवाह बस अपनी उलझन को दोहराता रहा। लेकिन तुमने कहा था कि मैं एक हंस की तरह दिखता हूं जो सुनहरे अंडे देता है, उसने वास्तव में हैरान होकर कहा। हमारे लिए तुम हो। थोरिक की हताशा और भी गहरी हो गई जब उसने वापस गुर्राहट की। ये स्पष्ट था कि थोरिक ने फीनिक्स को एक मूल्यवान पुरस्कार के रूप में देखा, एक पौराणिक हंस की तरह जो उन्हें अनगिनत धन ला सकता था। एक बार फिर फीनिक्स ने अपना सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया ने मानवीय अभिव्यक्तियों की बारीकियों को समझने में उसकी असमर्थता को उजागर किया। मैं एक फीनिक्स हूँ, हंस नहीं, उसने स्पष्ट रूप से कहा। उसका स्वर उसके आसपास की दुनिया की उसकी सीधी समझ को दर्शाता है। थोरिक का धैर्य अंततः अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गया। फीनिक्स की शाब्दिक व्याख्याओं से उसका विशिष्ट बौना स्वभाव भड़क उठा। मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करने का आनंद लेने जा रहा हूं, पक्षी, उसने घोषणा की। उसकी आवाज आत्म संघर्ष के वादे से भरी हुई थी। एक और शब्द के बिना वह फीनिक्स की ओर आगे बढ़ा। उसके हाथों में उसका युद्ध हथौड़ा तैयार था। NOWELL-BE-IN.C ओम सेजस्पाय के राज्य में बाधाओं ने किसी की साधना को दबा दिया, एक तथ्य जो थोरिक के पक्ष में काम करता था, क्योंकि उसे फीनिक्स की संभावित बेहतर साधना अवस्था के बारे में खुद को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं थी।
इसके अलावा राज्य के नियम अपनी सीमाओं के भीतर संघर्ष को प्रतिबंधित करते हैं, जो प्राणियों तक विस्तारित नहीं होते, जिससे थोरिक और उनकी टीम को प्रतिशोध के डर के बिना फीनिक्स पर हमला करने की अनुमति मिलती है। जैसे ही थोरिक ने हमला किया, बोर्गिन की टीम के बाकी सदस्य हरकत में आ गए। जाल से बंधे क्रॉसबो बोल्ट और तीर हवा में उड़ गए, जिसका उद्देश्य फीनिक्स को फंसाना और उसे स्थिर करना था। इस बीच बोर्गिन एक कदम पीछे रहा, उसकी निगाहें सामने आ रहे दृश्य पर टिकी हुई थीं। वह फीनिक्स की क्षमताओं के किसी भी संकेत को समझने के लिए उत्सुक था जिसका वे फायदा उठा सकते थे। हालांकि इससे पहले कि थोरिक जाल या तीर संपर्क कर पाते, फीनिक्स का शरीर शुद्ध लाल लपटों में फट गया। आग तीव्र और अलौकिक आने वाले प्रक्षेपियों को भस्म कर दिया, उन्हें कुछ ही क्षणों में राख में बदल दिया। लपटों को देखकर थोरिक ने सहज रूप से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह और अचानक आग की लपटों के बीच दूरी बना सके। फीनिक्स की सुरक्षात्मक लपटों से निकलने वाली तीव्र गर्मी ने थोरिक और बोर्गिन को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। चिलचिलाती आभा इतनी भयंकर थी कि इसने थोरिक की दाढ़ी को जला दिया, जिससे बौने ने अनैच्छिक रूप से श्राप दे दिया। बोर्गिन ने तत्काल खतरे को महसूस करते हुए स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। उसका दिमाग एक नए दृष्टिकोण के लिए दौड़ रहा था। यह आपके हित में है कि आप इसे रोक दें और जहां से आए हैं वहां वापस लौट जाएं, फीनिक्स ने सलाह दी। उसकी आवाज़ स्थिर और शांत थी, उसे पकड़ने के आक्रामक प्रयासों के बावजूद परेशानी का कोई संकेत नहीं दे रही थी। हालांकि थोरिक आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था, खासकर तब जब वह अपने लक्ष्य के इतने करीब आ गया था। कोई मौका नहीं, उसने अपने मिशन को छोड़ने के लिए अनिच्छुक होकर विद्रोही रूप से घोषणा की। ज्वार को मोड़ने के लिए एक हताश प्रयास में थोरिक ने धुएं के बम और भ्रमित करने वाले ब्लास्ट रून का सहारा लिया। अपनी कलाई की एक झट से उसने इन उपकरणों को तैनात किया ताकि फीनिक्स की इंद्रियों को धुंधला कर सके और उसे चौंका सके। धुएं के बम घने बादल में फट गए, जिससे क्षेत्र एक घने धुंध में ढंक गया, जबकि रून ने फीनिक्स के ध्यान को बाधित करने के उद्देश्य से भ्रमित करने वाली तरंगें जारी कीं। थोरिक की योजना इस क्षणिक भ्रम का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की थी, ताकि दूरी को कम किया जा सके और पौराणिक प्राणी को सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सके। जैसा कि थोरिक ने योजना बनाई थी, धुएं के बम और भ्रमित करने वाले रून से चमक ने वास्तव में अपना इच्छित प्रभाव प्राप्त किया, जिससे फीनिक्स क्षण भर के लिए अचेत हो गया। थोरिक ने इस अवसर का लाभ उठाया, अपनी कुल्हाड़ी को सटीकता से घुमाया, फीनिक्स पर घातक घाव न करने के लिए सावधान। हालांकि फीनिक्स की चपलता और जागरूकता, यहां तक कि भटकाव के बीच, उसे ब्लेड की धार से बाल बाल बचने की अनुमति दी। उस क्षण की गर्मी में एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया। फीनिक्स ने अपनी उग्र शक्तियों से जवाबी कार्रवाई करने के बजाय आश्चर्यजनक रूप से सांसारिक बचाव का सहारा लिया। उसने थोरिक के पीछे एक तेज किक मारी, जिससे बौना जमीन पर गिर गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, उसने थोरिक के नितंबों पर लात मारना जारी रखा। प्रत्येक वार जानबूझकर किया गया था, फिर भी उसमें किसी प्रकार का क्रोध या आक्रामकता नहीं थी। थोरिक घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से अचंभित होकर खुद को अपमानजनक लातों की एक श्रृंखला के शिकार के रूप में पाया। क्या बकवास है, बंद करो, तुम बर्बाद पक्षी, उसने फीनिक्स के निरंतर हमले से दूर भागने की कोशिश करते हुए शाप दिया। दूसरी ओर गया, जो माइकल के साथ दूर से इस दृश्य को देख रही थी, उसने जो देखा उससे हैरान और खुश थी। वह सचमुच अपने बट को लात मार रहा है, उसने माइकल से कहा, मुश्किल से अपने अविश्वास और हंसी को रोक पा रही थी। उसका इरादा उसके बट को लात मारना को एक अलंकार के रूप में इस्तेमाल करना था, फीनिक्स को खुद का आक्रामक तरीके से बचाव करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सामान्य मुहावरा। हालांकि फीनिक्स ने उसके शब्दों की अपनी विशिष्ट शाब्दिक व्याख्या के साथ उसकी सलाह को सबसे सीधे तरीके से दिल से लिया था। मैंने उसे खुश करने के तरीके के रूप में उसके बट को लात मारना कहा था, नहीं, यह नहीं, गया ने आह भरी। फीनिक्स, जो पौराणिक शक्ति और किंवदंती का प्राणी है, द्वारा वास्तव में उसके प्रोत्साहन की शाब्दिक व्याख्या में थोरिक की पिटाई करने का दृश्य कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस दृश्य को देखते हुए माइकल फीनिक्स द्वारा अपनाई गई अप्रत्याशित रणनीति पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, वह निश्चित रूप से आपके शब्दों को दिल से ले रहा है, उसने स्थिति में हास्य पाते हुए टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में उसे अपने निर्देशों के साथ थोड़ा और विशिष्ट होना चाहिए। अभी के लिए चलो उसे यहाँ से बाहर निकालते हैं, माइकल ने उस लॉग से खड़े होने से पहले कहा जिस पर वह बैठा था।